जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑनलाइन वाले हज़रात आवाज़ आ रही है? स्क्रीन क्लियर है? बेटा स्टार्ट करें। अच्छा जी, चले मुझे ये बताएं कि कल वैल्यू ऑफ सप्लाई का जो होमवर्क दिया था 3-4 पॉइंट से किस किस ने कोशिश की उसको करने की? आपने नहीं किया? क्यों? पढ़ा नहीं था? अच्छा, लेक्चर नहीं लिया। आपने किया? कितने सही हुए? अली ने चेक किया था? चेक नहीं करवाया? चेक करवाएगा। किस किस ने चेक करवाया था? कितने मार्क्स हैं? पूरे गुड। बेटा होमवर्क कल वाला लाजमी किया करें। जो चीज़ मैं क्लास के बाद दे देता हूँ ना, वो इसलिए करना ज़रूरी है कि क्लास के कॉन्सेप्ट्स एक बार न्यूमेरिक टर्म्स में क्लियर हो जाए। मेरी बात आ रही है समझ? तो ये कर लिया करें यार। मतलब अब वो चार पॉइंट्स थे, उन 4 के आपने 4 जवाब देने थे या 5 थे, जितने भी थे। तो मैं ख्याल 5 मिनट भी शायद ना लगते अगर वो आप कोशिश करते, अगर आपने लेक्चर लिया होता। ठीक है ना? ऑनलाइन में से किस किस ने किया था? अच्छा सर, मेरे पास ग्रुप नहीं है। एचपी बेटा आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, मसला नहीं है। चलें ठीक है, कर लिया करें यार। लेकिन मुझे बता दें कि कल डिस्काउंट के ऊपर कुछ बात की थी, तो डिस्काउंट कौन सा अलाउ होता है और सेटलमेंट क्यों नहीं होता? क्योंकि वो कैश डिस्काउंट होता है, टैक्स वाला उसको अलाउ नहीं करता। और ट्रेड डिस्काउंट भी कब अलाउ होता है? जब वो इनवॉइस पर शो हो रहा हो। ठीक है ना? और अगर मार्केट वैल्यू या उसकी इनवॉइस की वैल्यू निकालना या ये पता चलना मुश्किल हो, डिफ़िकल्ट हो, सर्टेन हो, तो उस केस में हम चीज़ की क्या वैल्यू लेते हैं? उसकी मार्केट वैल्यू लेते हैं। तो हमने इसी तरह से वैल्यू ऑफ सप्लाई डिफरेंट केसेस में, डिफरेंट सिनेरियोज में कंसिडर करनी थी। आ जाएं बाकी के भी हम पढ़ लेते हैं। सर स्टार्ट करें ना? अच्छा, ये एक मामूली सा पॉइंट है, इसको भी ज़रा रीड कर लेगा। कहते हैं कि इन केस द गुड्स अदर देन द टैक्सेबल गुड्स आर सप्लाइड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन फॉर प्रोसेसिंग। अगर कोई ऐसे गुड्स जो कि टैक्सेबल गुड्स ना हो, अगर आप वो बेचेंगे, वो अगर आप किसी को सप्लाई करेंगे, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सच प्रोसेस्ड गुड्स, मतलब हमने प्रोसेसिंग के लिए दिए किसी को, और उसके बाद जो प्रोसेस्ड गुड होके आई है ना मेरे पास, मतलब देखिएगा, मैंने किसी को रॉ मटेरियल दिया है गुड्स बनाने का, प्रोसेसिंग करने के लिए दिया है। जो मैन्युफैक्चरर होता है उसकी डेफिनेशन में प्रोसेसिंग भी आती है ना, वो प्रोसेसिंग भी करता है, वो कटिंग भी करता है, वो असेंबली भी करता है, वो उसको फिक्स भी करता है, वो उसके बाद उसकी पैकेजिंग भी करता है, रीपैकेजिंग भी करता है। तो ये सारे काम मैन्युफैक्चरर कर रहा होता है। अब प्रोसेसिंग जो बंदा कर रहा है, अगर आपने इसको रॉ मटेरियल दिया और इसने बाद में आपको प्रोसेस्ड चीज़ दी, वापस प्रोसेसिंग करने के लिए चीज़ देना और फिर उससे प्रोसेस्ड गुड वापस लेना, कुछ आई बात समझ? तो प्रोसेस्ड गुड लेना, उससे कहते हैं कि उसकी वैल्यू वो होगी द प्राइस ऑन विच सच गुड विल फेच ऑन सेल इन द मार्केट, जिस प्राइस पे वो गुड मार्केट में जाके बेची जा सकती है। इसका क्या मतलब हुआ दूसरे टर्म्स में? मार्केट वैल्यू। तो आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने क्या कल यही बोला था कि आपको मार्केट वैल्यू नजर आ रही होगी, ऐसा है? यस, प्रोसेस गुड के लिए। अच्छा, अब एक बात को जरा गौर से सुन लिएगा, अभी सुन लें ताकि आपको पूरे सेल्स टैक्स में मुश्किल ना हो। और ये इंपॉर्टेंट बात है। ये जो मामूली पॉइंट था उसके ऊपर मैंने इतना टाइम नहीं लगाया, लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी है उसके ऊपर टाइम लगाऊंगा। मेरी बात को गौर से सुने। हमारे पास मैंने आपको 3 तरह के शेड्यूल्स के नाम बताए थे। एक बताया था थर्ड, एक बताया था फिफ्थ, एक बताया था सिक्स। पहले तो पता है 5वां कौन सा था? छठा। अब जरा एक थर्ड शेड्यूल है जो आपके सिलेबस में भी है, जो आपके सिलेबस में भी है। ये जरा एक चीज देखिएगा, मैंने आपको बोला था ना लिस्ट है, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बोला था ना मैंने आपको, वो बात बिल्कुल सही थी। बट इन केस ऑफ थर्ड शेड्यूल ऐसा नहीं है। थर्ड शेड्यूल में कुछ चीजें हैं जिनकी लिस्ट आपके सिलेबस का पार्ट है। जितनी चीजें सामने नजर आ रही है ना, इतनी ही चीजें पार्ट हैं। ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है इसकी। एग्जामिनर इन्हीं चीजों के नाम से पेपर में टेस्ट करेगा थर्ड शेड्यूल। बेटा पिक्चर लेने की जरूरत नहीं है, इतनी दूर से आएगी भी नहीं। आ जाएगी? अच्छा, आपका अच्छा फोन होगा फिर आ जाएगी इससे, लेकिन पिक्चर्स का कोई फायदा नहीं होता, ये पड़ी रहती हैं, सेव ही रहती हैं, ये एग्जाम तक खुलती ही नहीं है।
तो इंशाल्लाह नोट्स मिल जाएंगे, टेंशन नहीं है। बात को गौर से सुनिएगा, ये कितनी गुड्स हैं बता रहा हूँ, ये थर्ड शेड्यूल की गुड्स है, बताता हूँ, सब बताता हूँ। ये आपको गुड्स कितनी नजर आ रही हैं, और उसके बाद कुछ ये नीचे भी चॉकलेट, कॉफी, सीरियल बार्स और पेट फूड वगैरह, और डॉग और कैट वगैरह की जो पेट फूड है ये आपको नजर आ रही है। तो मिला के तकरीबन कोई 25-26 चीजें हैं। आ रही है मेरी बात समझ? अब एग्जामिनर थर्ड शेड्यूल के केस में ना आपको चीज का नाम बता देगा कि हमने टूथपेस्ट की सप्लाई की है, या हमने टी की सप्लाई की है, या आइसक्रीम की है, या शेविंग क्रीम्स की है, या डिटर्जेंट्स की है, शैम्पू या मिल्की ड्रिंक्स या पावर ड्रिंक्स या टॉयलेट सोप, इस तरह की चीजें। सर ये सीमेंट है, अगर रिटेल पैकिंग में दिया जाए, मेरी बात आ रही है समझ? मैं इस पे आऊंगा तो सही जब ये हमारे सामने आएगा थर्ड शेड्यूल। ये मिनरल वाटर, शू पॉलिश, शू क्रीम, अब ये जितनी चीजें हैं ना, ये अगर आप 2 से 3 बार इसको रीड कर लेंगे आपके जहन में बैठ जाएगी। तो जब भी कभी पेपर में ये गुड्स आएंगी तो आपको क्लिक हो जाएगा कि हाँ यार ये कौन सी गुड है, थर्ड शेड्यूल वाली। यार यहां तक तो समझ आ गया कि सर एक स्पेसिफिक, अभी कुछ बच्चे कंफ्यूजन में होंगे कि सर ऐसे क्यों बता रहे हैं, इनका क्या करना है ऐसा। देखें एक डिफरेंस है, इसलिए बता रहा हूं। नॉर्मल गुड की जो वैल्यू है वो तो वही है जो जितने आपने पैसे ले लिए उसके अगेंस्ट, या वो है जो उसकी मार्केट वैल्यू है। मेरी बात समझ आ रही है? नॉर्मली हमने यही सिनेरियो पढ़ा ना, स्टार्ट यहीं से किया था, जितने पैसे मिल गए, फिर कहा था क्या कि यार जो उसकी मार्केट वैल्यू है। इन केस ऑफ थर्ड शेड्यूल आइटम, इन केस ऑफ थर्ड शेड्यूल आइटम जो आपके सामने गिवन है, कितनी 22 ये हैं, और ये 4-5 कुछ नीचे गिवन है। कहता है कि इन केस ऑफ थर्ड शेड्यूल आइटम आपकी प्राइस पता है क्या होगी, रिटेल प्राइस, रिटेल प्राइस, मार्केट प्राइस नहीं होगी, रिटेल प्राइस होगी। अब इसको समझाता हूं, रुकिएगा जरा, अब इसको समझाता हूं। यार थर्ड शेड्यूल आप लोगों ने देख लिया, आऊंगा दोबारा इसके ऊपर। अभी आपने थर्ड शेड्यूल देख लिया, ये गुड्स के नाम देख लिए। ये इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि वैल्यू सप्लाई में अगर मैं जाके सिर्फ ये बोल देता ना कि थर्ड शेड्यूल के आइटम्स हैं, उसके ऊपर जो है ना रिटेल प्राइस लगेगी, तो आपको समझ ही ना आता। इसलिए पहले मैंने आपको ये शेड्यूल दिखाया है ताकि आप ये गुड्स के एक बार नाम पढ़ लें। सिर्फ यही गुड्स हैं जो आपके सामने नजर आएंगे, आपको पेपर में इन्हीं में से आएगी कोई एक। कहता है कि ये गुड्स हैं, अगर इनको बेचोगे तो इनकी रिटेल प्राइस लेना, वो प्राइस ना लेना जो तुमने पैसे लिए हैं। अब आज जरा वापस कहां पे लिखी हुई थी ये बात, ये लें जी प्लीज बेटा, ये वाला पॉइंट एक बार रीड तो करें यार। पॉइंट नंबर आई, आप सब लोग भी साथ हैं, इसको रीड तो करें यार। ओके सरफराज गुड, गुलाम हैदर गुड, प्लीज यार रीड करें इसको। प्लीज, क्या बोल रहा है इसमें? कहता है, मैं रीड कर देता हूं एक बार। कहता है कि इन केस सप्लाई ऑफ अ थर्ड शेड्यूल आइटम रिटेल प्राइस शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। रिटेल प्राइस होती क्या है मैं बता देता हूं अभी। कहते हैं कि इन केस मोर देन वन रिटेल प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड। होता क्या है, सपोज करें लिप्टन की पत्ती है, कराची में उसका रेट चल रहा है 88 रुपीज, लाहौर में उसका रेट चल रहा है 90 रुपीज, इस्लामाबाद में चल रहा है 95 रुपीज। ब्रांड एक ही है, मार्केट डिफरेंट होने की वजह से प्राइस डिफरेंट सेट की हुई है। मतलब मैन्युफैक्चरर जो है ना, मैन्युफैक्चरर वो बैठा हुआ है कहीं रहीम यार खान वाले एरिया पे, अब उसके लिए कराची करीब है, लाहौर करीब है, तो यहाँ पे तो आपको प्राइस का इतना डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, लेकिन इस्लामाबाद उसके लिए दूर है। अब यही चीज जब वो इस्लामाबाद उसने डिलीवर करनी है, मैन्युफैक्चरर तो एक ही जगह है ना, तो चीज की कॉस्ट में डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का डिफरेंस है तो उसकी कॉस्ट में डिफरेंस आ जाएगा। तो कहता है कि अगर एक ही प्रोडक्ट की, एक ही ब्रांड की चीज है और उसकी मल्टीपल रिटेल प्राइसेस हैं, कराची में कुछ और है, लाहौर में कुछ और है, इस्लामाबाद में कुछ और है, तो आपने कौन सी लेनी है? हाईएस्ट वाली लेनी है। हाईएस्ट वाली लेने से फायदा किसका होगा? कुछ आ रही बात समझ? आता हूं, इसी पे आना है। अब सवाल रोक के रखेंगे, जब तक मैं एक पर्टिकुलर चीज कंप्लीट नहीं करूंगा तब तक अपने सवालात को रोक के रखेंगे, ठीक है? अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा, रिटेल प्राइस होती क्या है? आप जो
देखिए इसको आप पहले लिंक करिएगा रिटेलर से। आप नॉर्मली गली मोहल्ले के रिटेलर्स के पास जाते हैं और उनसे जो आप चीजें खरीदते हैं, कोई भी आप चीज खरीद लें, उसकी उस चीज के ऊपर उसकी प्राइस लिखी भी होती है। ये रिटेल प्राइस जो होती है ना, ये कौन लिखता है? वो जो रिटेलर है खुद से ठप्पा लगाता है उसके ऊपर? नहीं, कौन लगाता है? मैन्युफैक्चरर। ये जो रिटेल प्राइस है, जो थर्ड शेड्यूल आइटम के केस में रिटेल प्राइस होती है, ये मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी है कि जब वो गुड को बनाएगा उसके ऊपर वो छाप देगा, इंबॉस कर देगा उसके ऊपर। आ रही है मेरी बात समझ? कि जब भी मैन्युफैक्चरर ने थर्ड शेड्यूल की गुड बनानी है, जो गुड्स मैं आपको नीचे दिखा के आ चुका हूं, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में रिटेल प्राइस उसने प्रोडक्ट के ऊपर छाप देनी है। ठीक है? अब रिटेल प्राइस तो वो होती है जिसपे आप और मैं जाके खरीदते हैं। और आपको एक कहानी याद आ रही होगी कि मार्जिन सेट करता है कौन? मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर ने बनाई थी 60 रुपए की, डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन 10 रुपए रख के 70 रुपए हो गया। आगे होलसेलर का मार्जिन 10 रुपए रख के 80 रुपए हो गया। ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटर के बाद होलसेलर के बाद रिटेलर का 10 रुपए का मार्जिन रखे चीज 80 रुपए की, उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगा दिया और आपको चीज लगा दी 80 रुपए की चीजें, और प्लस कर देंगे इसके ऊपर आप सेल्स टैक्स। आ रही मेरी बात समझ? तो जो सेल्स टैक्स लगना है इन केस ऑफ थर्ड शेड्यूल आइटम, वो किस प्राइस पे लगना है? क्या ये याद रहेगी मेरी बात? यार ये बहुत जरूरी बात है। पेपर में थर्ड शेड्यूल आइटम आएगी ही आएगी। और ये जो नीचे दिखा के आया हूं मैं आप लोग को आइटम्स, ये जो आइटम्स मैंने दिखाई हैं आप लोग को, इन्हीं में से आएगी। कुछ क्लियर हुआ यार? प्लीज, आपको क्लियर हुआ है? तो अब जरा इस चीज को भी सुनिएगा, बात को गौर से सुन ले। रिटेल प्राइस को कुछ बच्चे बाद में हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा एक बात थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी दिखा दूं। टैक्स ऑन टैक्सेबल सप्लाई स्पेसिफाइड इन थर्ड शेड्यूल। बेटा हम पढ़ रहे थे वैल्यू सप्लाई का कॉन्सेप्ट। वैल्यू सप्लाई के केस में हमने जो कल वाले पॉइंट्स पढ़े थे, आगे हमने कंटिन्यू किया और हमने बात की कि थर्ड शेड्यूल आइटम हो तो क्या करना है। थर्ड शेड्यूल आइटम कौन सी होती है? जो इस लिस्ट में आती है, ये सामने आपकी लिस्ट है। जो चीज थर्ड शेड्यूल में आती है उसकी वैल्यू कौन सी होती है? रिटेल प्राइस होती है। अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा भी हो तब भी आपने नहीं लेना। कौन सी लेनी है? रिटेल प्राइस। अब ये बात साथ एक बार रीड भी कर लें। Taxable supplies and import of goods specified in the third schedule shall be charged to tax at the rate of 18% of retail price. रिटेल प्राइस बोलें जरा जोर से यार एक बार, रिटेल प्राइस, लेकिन किस पर्टिकुलर सिनेरियो में? थर्ड शेड्यूल। आ रही है बात समझ? कोई थर्ड शेड्यूल के अलावा कोई चीज होगी तो फिर रिटेल प्राइस नहीं लेनी आपने, सिर्फ थर्ड शेड्यूल के केस में। क्योंकि आइटम्स तो देखें किस तरह की हैं यार। ये देखें डिटर्जेंट्स, आपने कभी भी जिंदगी में चीजें खरीदी होंगी ना, तो आपने उसी वैल्यू के ऊपर जो उसके ऊपर छापा लगा हुआ है ना, जो उस प्राइस का, आपने उसी पे खरीदी होगी। जरा पढ़ने मेरे साथ। टॉयलेट सोप, शैम्पू, मिल्की ड्रिंक्स, पावर ड्रिंक्स, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, परफ्यूमरी, आइसक्रीम्स, टी और एरेटेड वाटर्स। ठीक है? सिगरेट्स और डीएपी और सिरप और स्क्वैशेस। यार कुछ बात आई समझ? ये चीजें आपने जब भी खरीदी होंगी या जब भी खरीदेंगे तो आप देखेंगे इसको पलट के तो रिटेल प्राइस लिखा होगा, आरपी प्लस एसटी, रिटेल प्राइस, और उसके ऊपर जमा हो जाता है क्या? सेल्स टैक्स। बेटा आ रही बात समझ? अच्छा, इट्स अ लॉ, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने डिसाइड किया रिटेल प्राइस क्या होगी। ये वो एंड प्राइस होती है जिसके ऊपर आपको चीज मिलनी होती है। आपने जब भी कोई इन चीजों में से आपने जब भी कोई चीज खरीदी तो आपने रिटेल प्राइस पे खरीदी है ना, तो एंड कंज्यूमर को जितने की चीज पड़ी है उसी के ऊपर हमने कहा था ना कि सेल्स टैक्स कंप्यूट होना चाहिए। याद होगा आपको, 100 रुपए की चीज एक बंदा रॉ मटेरियल खरीद रहा था, आगे 200 रुपए की बेच रहा था, तो हमने सेल्स टैक्स फाइनली 200 के ऊपर कंप्यूट किया था ना, जो 2 टुकड़ों में गया था, 18 1 में 18 1 में। कहानी याद आ रही है? ऐसा ही है। तो जरा एक बार साथ पढ़ लें, ये मैन्युफैक्चरर और द इंपोर्टर। देखें, गुड पाकिस्तान में आने के 2 तरीके बताए थे मैंने आपको, या तो एक इंपोर्टर इंपोर्ट कर लेगा या तो मैन्युफैक्चरर उसको बना लेगा। अब यहां से इसका ओरिजिन है, कहता है कि मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर ने लेजिबली, प्रोमिनेंटली और इनएडिबली की जो हटे नहीं वहां से प्रिंट करनी है और इम्बोस करनी है क्या? रिटेल प्राइस ऑफ द गुड। कहता है कि रिटेल प्राइस along with the amount of sales tax on the packet, container, package या cover। आप लोगों ने सोचा होगा कभी कि यार क्यों ये ऐसे छापे जाती है इसके पीछे प्राइस, तो उसकी ये वजह है क्योंकि ये सेल्स टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है कि मैन्युफैक्चरर ऑफ द गुड ने ये काम करना है, ये उसकी जिम्मेदारी है। तो कुछ समझ आया?
कि मैन्युफैक्चरर ने ये काम डे 1 पे करना है, जब तक चीज उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से निकल के बाहर नहीं जाती उसके ऊपर ये प्राइस लगी हुई होनी चाहिए और मिटे नहीं, और ये प्राइस वही होगी जिसके ऊपर आप लोग खरीदेंगे या मैं खरीदूंगा। आ रही बात समझ? अच्छा, कहते हैं कि इवन ऐसे समझ नहीं आएगा आप लोग को, मैं यहां पे साथ साथ लिखवा देता हूं क्योंकि ये बातें बहुत जरूरी हैं, आप लोग कहीं भूल नहीं जाएं इसको। लेक्चर नंबर कौन सा? लेक्चर नंबर 6, लड़ाई खत्म। लेक्चर नंबर 6, लड़ाई खत्म। रिटेल प्राइस, या आप इसको बोल लें थर्ड शेड्यूल आइटम। यार ये चीज आपकी जान नहीं छोड़ेगी, ये थर्ड शेड्यूल आइटम वाली, इसको लिख लें ऐसे, बेटा लिख लें प्लीज, थर्ड शेड्यूल आइटम। मैं इन दो चीजों की बात करने जा रहा हूं। यहां थर्ड शेड्यूल आइटम बोलूं तब भी आपको समझ आ जाए कि सर रिटेल प्राइस की बात कर रहे हैं, और अगर मैं रिटेल प्राइस बोलूं तब भी आपको समझ आ जाए कि थर्ड शेड्यूल आइटम की बात हो रही है। इंटरचेंजेबली यूज हो जाएंगी दोनों बातें। ऐसा है, कहते हैं कि इन केस ऑफ अ थर्ड शेड्यूल आइटम, in case of third schedule item, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? वैल्यू ऑफ सप्लाई shall be the रिटेल प्राइस। आरपी लिखने का मतलब समझ आ रहा है? रिटेल प्राइस, ऐसा, और रिटेल प्राइस के ऊपर क्या लग जाएगा? 18%। मतलब आप इस तरह से कंप्यूट कर रहे होंगे, रिटेल प्राइस इंटू 18% इज इक्वल टू सेल्स टैक्स। अगर मार्केट में एक से ज्यादा रिटेल प्राइस हो तो कौन सी लेनी है? हायर वाली लेनी है। यहां तक सब साथ में लिख लिया आप लोगों ने? अब एक और भी चीज लिख लिएगा, थर्ड शेड्यूल की चीजें जो कि आप लोगों को मैं लिस्ट दिखा के आ चुका हूं, ये चीजें आपने जब भी खरीदी होंगी। मेरे भाई आपने कभी सर्फ एक्सेल खरीदा? मैंने तो बहुत खरीदा बचपन में अपने घर के लिए। आपने खरीदा? आपको कभी 10 रुपए वाला पैकेट 10 में ही दिया होगा ना उसने, कम पे तो नहीं दिया। ऐसा हो सकता है कि उसने आपको 8 रुपए का दिया हो आपको जी, लिखा हुआ था, चॉकलेट्स लिखी हुई थी ना नीचे, चॉकलेट्स पढ़ाई है मैंने। तो आपको जैसे देखें जितनी भी ये वाली चीजें हैं, या जूस का डब्बा जो है, अगर 25 रुपए लिखा हुआ तो आपसे वो कितने पैसे लेता है? आप उससे डिस्काउंट मांगते हैं उसके ऊपर? कभी कोई मांगो, कोई एग्जांपल हो आपके जहन में, अनलेस कि आपकी दोस्ती हो उसके साथ, वो तब तो आपको फ्री भी दे देता है। लेकिन कभी यार नॉर्मली ऐसा कोई डिस्काउंट आप लोगों ने देखा नहीं ना? तो कहता है कि चाहे, मैंने कौन सा डिस्काउंट अलाउ करवाया था बेटा? कहता है चाहे ट्रेड डिस्काउंट भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आइटम थर्ड शेड्यूल आइटम है तो ट्रेड डिस्काउंट भी अलाउ नहीं होगा, क्योंकि थर्ड शेड्यूल आइटम के केस में डिस्काउंट नहीं होता। आपने टैक्स हमेशा रिटेल प्राइस पे ही कंप्यूट करना है। आ रही बात समझ? लिखें अपने पास, नो डिस्काउंट इवन इफ ट्रेड डिस्काउंट, even if trade discount, no discount shall be allowed in case of third schedule items। यहां तक साथ है। पेपर में आपको देगा थर्ड शेड्यूल आइटम की चीज और साथ में बोल देगा ट्रेड डिस्काउंट। एक होशियार उठ के उसको डिस्काउंट कर देगा, क्योंकि बोलेगा सर ने पढ़ाया था ट्रेड डिस्काउंट अलाउ होता है। और देखें ये इम्बॉस भी है, ये उसको इनवॉइस के ऊपर भी लिखा हुआ है, तो अलाउ कर देना चाहिए फिर? नहीं, क्योंकि स्पेसिफिकली बोल दिया उसने कि चाहे आपके पास ट्रेड डिस्काउंट भी क्यों ना हो, इवन इफ देयर इज अ ट्रेड डिस्काउंट। कहता है कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपने उसको क्या करना है? क्या करना है भाई? तुम लोग बताओ, जो हुए हुए हो वो बताओ प्लीज, क्या करना है? मैं भी हुआ हूं, चले इग्नोर करना है उसको। ऐसा? वो भाई ज्यादा हंस रहे हैं। आपकी बात कर लो जी, आपकी। चलें आगे चलें। और ये क्या लिखा हुआ है यार? ये बोर्ड में एक्सक्लूड और इंक्लूड गुड्स फ्रॉम दी थर्ड शेड्यूल, ये किसकी मर्जी है? बोर्ड कौन सा होता है? बोर्ड FBR,
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ऐसा है यार, ऐसा है। ये गुड्स आपने देख ली, ये टॉयलेट पेपर, टिश्यू पेपर, ये स्पाइसेस, इस तरह की चीजें, और उसके बाद ये चॉकलेट्स, कॉफी, सीरियल बार्स और पेट फूड, डॉग और कैट वाली जो पेट फूड होती हैं, इनकी अगर इंपोर्ट करोगे तो थर्ड शेड्यूल में आएगी। मैं इसके ऊपर आऊंगा दोबारा भी, बट अभी आपको आइडिया क्या देना था, वैल्यू ऑफ सप्लाई का। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई के केस में आप लोग समझ गए, एक बार बता दें, थर्ड शेड्यूल आइटम है तो कौन सी प्राइस, और डिस्काउंट दिया होगा तो यार ट्रेड डिस्काउंट, ओके। बेटा थोड़ा सा जल्दी आ जाया करें, क्लास 9 बजे रख लें। नहीं हाँ, आप तो वैसे आ गए थे, क्लास 9 बजे रख लें बेटा। अच्छा यार, मैं ना इससे पहले एक ट्यूशन भी देता हूँ, आप वहाँ आया करो। हाँ क्या हुआ, कहीं पे नहीं सर। एयरपोर्ट पर ये चीजें रिटेल प्राइस पे से क्यों नहीं मिलती, वहां एक्सपेंसिव क्यों? मैंने बताया था आपको यार, एयरपोर्ट और नॉर्मली जो रेलवेज होते हैं, रेलवे स्टेशन, यहाँ पे चीजें नॉर्मल प्राइस पे क्यों नहीं दे रहे होते? वो क्यों होती है महंगी? भाई उनकी कॉस्ट वगैरह लगती होगी, वहां पे जो ठेला है उसका रेंट ज्यादा होगा, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। रेलवे की बात करें या उसकी बात करें, आप एयरपोर्ट्स की बात करें, तो वहां पे वो जो ऑनर है ना, वो खुद से डिसाइड कर रहा है, वो खुद मालिक बना हुआ है उस चीज का। नहीं वो तो देखो, मेरी एक चीज है, मैं जितने की बेचूं, अगर कस्टमर एग्री है खरीदने पे और मैं एग्री हूं उस चीज को सेल करने पे, तो हुकूमत क्या करेगी इसमें? हुकूमत को टैक्स चाहिए अपने कानून के मुताबिक, तो उसका कानून क्या है थर्ड शेड्यूल के केस में? रिटेल प्राइस। आ रही बात समझ? और वैसे भी जो ठेले लगा के बैठे होते हैं वो रजिस्टर्ड, रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड नहीं होते। क्यों नहीं होते? वो इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर अपना टैक्स देते हैं। आ रही बात समझ? वो छोटे छोटे रिटेलर्स हैं, बड़े बड़े रिटेलर्स नहीं है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि रेलवे स्टेशन के ऊपर पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगी हुई है, कभी देखा है? नहीं, आपने नहीं देखा होगा। जो मार्केट के लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा जी सर, वी विल मेमोराइज दिस आइटम्स। जी बेटा बिल्कुल, ये जो मैंने नीचे बताए थे ना आपको आइटम्स, ये बस 20 नाम आपने याद करने हैं। और याद करने का तरीका क्या होता है, किसी को आइडिया है? 3 से 4 बार उसको पढ़ लेना। एक बार आज पढ़ लिएगा जाके, और फिर 3-4 दिन के वक्फे से दोबारा पढ़ लिएगा, फिर कोई 1 हफ्ते के वक्फे से दोबारा पढ़ लेगा, इंशाल्लाह चीज़ें पक्की हो जाएंगी। सब साथ हैं, आगे हैं। अब मेरी बात सुनिएगा, कभी जिंदगी में आप लोगों ने नाम सुना आईपीपीज का? कभी न्यूज़ सुनी है, न्यूज़ में आईपीपीज का जिक्र हुआ हो? क्या होती हैं आईपीपीज? इनको नहीं पता, मैं बता देता हूँ। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। यार ये करते क्या हैं? ये बिजली बनाते हैं और पूरे पाकिस्तान में बिजली को सप्लाई करते हैं। हुआ ये था, मैं थोड़ी सी आपको देखें, हिस्ट्री बताना जरूरी नहीं है, बट क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ड्स आएंगे, एक वर्ड है मेरे पास एनर्जी परचेज प्राइस और दूसरा वर्ड है मेरे पास कैपेसिटी परचेज प्राइस। अब ये 2 वर्ड को समझाने के लिए ना बैकएंड थोड़ा सा इसका जो हिस्ट्री थी वो बताना जरूरी है। हमारे मुल्क में जिन लोगों ने करप्शन करनी थी, उन लोगों ने क्या किया कि धड़ाधड़ पैसा दिया गवर्नमेंट को कि यार ये हमसे पैसा लो। अमीर अमीर लोग थे, माफिया वाले लोग थे, उन्होंने पैसा दिया गवर्नमेंट को कि ये लें आप, इतने अरब डॉलर हमसे ले लें और आप इससे क्या करें, एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगा लें अपने पास। और उस देखिए, ये अभी की बात नहीं कर रहा मैं, ये मैं बात कर रहा हूँ अर्ली 2000s की। इतना इतना पैसा आप हमसे ले लें और आप प्लांट लगा लें, और वो प्लांट करेंगे क्या, वो पाकिस्तान की बिजली पूरी कर देंगे। पहले होती थी ना लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा, ठीक है, मतलब पूरा पूरा दिन बिजली नहीं आ रही। इवन पंजाब में भी देखा है मैंने, वहाँ पे होते हुए लोड शेडिंग, जहाँ पे आजकल तो नामो निशान नहीं है। खैर बात सुनिएगा, तो लोगों, जो अमीर लोग थे, उन्होंने पैसा दिया पाकिस्तान की हुकूमत को या आईपीपीज को कि यार ये लो, तुम आईपीपीज यहाँ पे लगा लो। अब वो आईपीपी जो लगाए गए ना, वो पैसा उन्होंने ऐसे ही नहीं दिया, उस पैसे के ऊपर वो क्या चार्ज करते थे? इंटरेस्ट। मेरी बात आ रही है समझ? मतलब उन्होंने एक फैक्ट्री तो लगवा दी, एक आईपीपी या एक उन्होंने पावर प्लांट तो लगवा दिया, लेकिन वो पावर प्लांट लगवाने के बाद वो जो पैसा, जो प्रिंसिपल अमाउंट दी थी, जो पैसे लेंड किए थे, जो पैसे उनको उधार दिए थे, उसके ऊपर वो सूद भी चार्ज करने लग गए। आ रही बात समझ? ओवर द टाइम आईपीपीज इतने ज्यादा रिक्वायर्ड ही नहीं थे, मतलब कुछ तो बिल्कुल ही बंद थे
और आईपीपी जो चल रहे थे ना वो काफ़ी थे पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, बिजली की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। अब जिन लोगों ने पैसा दिया हुआ है मुझे बताएं कि क्या वो अपना सूद छोड़ेंगे? और उनके आईपीपीस क्या हैं? आइडल पड़े हुए, किसी काम के नहीं है, बंद पड़े हुए हैं। अगर उनको चला लेंगे तो पाकिस्तान में बिजली इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो इसके बैकएंड पे स्टोरी ये है। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा। तो हुआ ये कि आईपीपीस जो है ना, आईपीपीस वो दो तरह की इनवॉइसेस इशू करने लगे। दो तरह की इनवॉइसेस, एक इनवॉइस का नाम था एनर्जी परचेज प्राइस, एक इनवॉइस का नाम था क्या? कैपेसिटी परचेज प्राइस। दोनों का मतलब समझते हैं। एनर्जी परचेज प्राइस तो वो इनवॉइस होती है, ये कहानी लिखनी है तो लिख लें, नहीं लिखनी आपकी मर्जी है, बट सुन लें और उसके बाद ये काम की बात देख लेंगे। जो आप बिजली कंज्यूम करते हैं, जो प्लांट्स चल रहे हैं, उनका जो फ्यूल का खर्चा है, जो वो फ्यूल कंज्यूम करते हैं, या जो वहाँ पे लोग जो काम कर रहे हैं, मतलब जो उसके रनिंग एक्सपेंसेस हैं उस प्लांट को चलाने के, इन सब की वजह से जो इनवॉइस इशू होती है उसका नाम है एनर्जी परचेज प्राइस। उस इनवॉइस का क्या नाम है? और ये जो आईपीपीस लगे हुए थे, जो इन्होंने इतना इतना पैसा लगाया था, इतना इतना पैसा स्टक किया था प्लांट एंड मशीनरी के अंदर, उसके ऊपर अब जो प्रिंसिपल और उसके बाद उसके ऊपर सूद आया, इसकी वजह से जो इनवॉइस रेज होना शुरू हुई उसका नाम क्या बना? कैपेसिटी परचेज प्राइस। दो तरह की इनवॉइसेस, एक तो वो जो प्लांट एंड मशीनरी में पैसा स्टक किया उसके ऊपर सूद आने लग गया, उसका खर्चा भी तो अवाम पे डालना है ना, उसका खर्चा किस पे डालना है? और दूसरा वो जो बिजली बना रहे थे उसका खर्चा क्या क्या किस नाम से आ गया? वो एनर्जी परचेज प्राइस। जो फ्यूल की कंजम्पशन है, जो वहां पे लेबर काम कर रही है, जो रनिंग एक्सपेंसेस हैं प्लांट्स के, जो काम कर रहे हैं प्लांट्स। तो मेरी बात सुनिएगा, दो तरह की इनवॉइसेस कौन इशू करने लग गया? आईपीपीस। ठीक है, तो कहता यह है, नहीं आई समझ? हाँ हाँ बिल्कुल। और गवर्नमेंट किसको चार्ज करेगी अल्टीमेटली? आईपीपीस बना के बिजली किसको देंगे? आईपीपीस बना के देते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट आगे जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर्स जैसे कि के इलेक्ट्रिक, जैसे कि वापडा, ठीक है, तो इन लोगों से अल्टीमेटली आपके घरों तक पहुंचाती है। आ रही मेरी बात समझ? जी बिल्कुल। और गवर्नमेंट, आपको जो बिल है वो गवर्नमेंट के थ्रू आता है या आईपीपीस के थ्रू आता है? ये आईपीपीस का कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ था? गवर्नमेंट के साथ था कि ए गवर्नमेंट तुम ये आईपीपीस लगा लो, हमसे पैसा ले लो। आईपीपीस वालों ने आपको पैसा तो नहीं दिया था प्लांट लगाने का? बंद है ना, तो जरूरत ही नहीं है ना उनकी, लेकिन स्टिल वो एक इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं जो कि सूद की इनवॉइस है। जी, गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट अल्टीमेटली उसका बर्डन किसके ऊपर ट्रांसफर करती है? फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स का भी नाम सुना है आप लोगों ने? ये शायद बिजली के बिलों में बात कर रहे थे, तो आप लोग कभी अपना जाके बिजली का बिल देखें तो उसके अंदर एक एडजस्टमेंट होगी, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। तो इस तरह के नामों से वो टैक्सेस फिर आपसे, एनर्जी वाली तो है ही आपकी, आप जितने यूनिट्स कंज्यूम करते हैं उतने का बिल आप ही देते हैं ना। तो सपोज करें अगर वापडा को यूनिट पड़ा 10 रुपए का, तो आपको वापडा अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के 12 रुपए का बेच देगा। अब इसीलिए आगे मैं इस बात करने जा रहा हूं, क्यों वैल्यू सप्लाई के लिए सब बताना जरूरी था। कहता है कि ये दो तरह की इनवॉइसेस इशू होती हैं, नाम बताएंगे प्लीज? एनर्जी परचेज प्राइस और कैपेसिटी परचेज प्राइस। कहता है कि जब आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाएगी आईपीपी या वापडा के थ्रू, कहता है द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ एनर्जी परचेज प्राइस ओनली। जो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी परचेज प्राइस से रिलेटेड है ना इनवॉइस, उसी के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज करना है, और कैपेसिटी परचेज के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करना। सेल्स टैक्स का बर्डन होता किसका है बताएंगे प्लीज? यार ये स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी किसकी, इतना पैसा लोगों से उठाने की? गवर्नमेंट की। ठीक है, गवर्नमेंट के अपने इंटरेस्ट थे, उनकी अपनी हुकूमतें बैठी हुई थी, उनके अपने लोग थे, उन्होंने स्ट्रेटेजिकली मिस्टेक ये की है कि यार अपने ही लोगों से पैसा उठाया और उनका पैसा जो है ना स्टक कर दिया पाकिस्तान की आईपीपीज में। अवाम को जरूरत थी इसकी, तो हम अवाम के ऊपर अब इसका बर्डन भी ट्रांसफर नहीं कर रहे। हाँ, जो एनर्जी परचेज प्राइस है ये तो वो प्राइस होगी जो आपको बिल आ रहा है घर में, यार जो मेरे घर में बिल आ रहा है इसको तो आप और मैं इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो इसके ऊपर सेल्स टैक्स लगाना क्या मुनासिब लग रहा है आपको? इसका बर्डन तो आपके ऊपर आना चाहिए ना यार। तो अब मेरी बात सुनिएगा, अगर इस तरह का सिनेरियो पेपर में आ जाए कि दो तरह की इनवॉइसेस इशू की हुई हों इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई में,
तो आपने कौन सी इनवॉइस लेनी है और उसी के ऊपर सेल्स टैक्स कंप्यूट करना है। अगर सिर्फ समुद्र दरिया को कुएं में बंद करना है तो ये है बात, और जो कहानी थी वो मैंने सारी बता दी है, ज़रूरत नहीं थी इसकी, लेकिन आप लोग के इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। क्या बेटा, ये देखें, अब वो कह रहे हैं कि एंड द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ कैपेसिटी परचेज प्राइस, यहां भी किसी तरह का प्रीमियम या कोई बोनस या कोई सप्लीमेंट चार्जेस शेल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब एक बार आप लोग खुद इस पॉइंट को रीड करें और फिर मुझे गो अहेड दें ताकि मैं आगे जाऊं। पहले एक बार रीड करेंगे इसको, प्लीज बेटा एक बार इसको रीड कर लें ऑनलाइन वाले हजरात। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरी बात में से पता है क्या निकालना है कि अगर तो आईपीपी ने या वापडा वगैरह ने बिजली सप्लाई की होगी तो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी परचेज प्राइस लेनी है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ यहां से ये निकालना है। इससे ऊपर वाले पॉइंट से क्या निकालना है कि अगर थर्ड शेड्यूल आइटम होगी तो रिटेल प्राइस लेनी है। इससे ऊपर वाले पॉइंट से क्या निकालना है कि यार अगर आपने प्रोसेस्ड गुड जो है वो सप्लाई की है तो आपको फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है। उससे ऊपर इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ दी हुई है तो भाई एक्सक्लूडिंग मार्कअप जो वैल्यू है वो ले लेनी है। और उसके अलावा अगर डिस्काउंट दिया हुआ है तो ट्रेड डिस्काउंट ले लेना है, सेटलमेंट डिस्काउंट नहीं लेना। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से चीज़ों को बुलेट पॉइंट्स में याद करना है। इसको रट्टा मारने नहीं बैठ जाना यार, प्लीज़ लिख लें, रीड कर लें और ताकि मुझे बताएं आगे बढ़ो मैं। तो दो तरह की इनवॉइसेस आई ना, गवर्नमेंट आपको डायरेक्टली थोड़ी दे रही है, गवर्नमेंट आपको तो सिर्फ आपकी बिजली का बिल देती है, उसके अंदर एडजस्ट करके देती रहती है। सर न्यूमेरिकल्स करेंगे तो याद रहेगा यार, ये बात बहुत अच्छी की है गुलाम हैदर ने कि हम सर न्यूमेरिकल्स करेंगे तो याद रहेगा। तो जो मैंने कल होमवर्क दिया था वो तो किसी ने किया नहीं, फिर क्या करना है? वो जो पहले दो न्यूमेरिकल्स दिए थे वो तो किए नहीं, किए हैं आप लोगों ने? किसने किया? आपने किया था, आपने वो होमवर्क किया था बेटा? देखा नहीं था आपने लेक्चर, आपने होमवर्क किया था? हाँ ओके ओके, तो होमवर्क प्लीज़ कर लें। चलें ठीक है तंजील बेटा, ठीक है चलें आगे चलें यार। अच्छा जी, कहते हैं कि इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो थी उसके ऊपर मैं टाइम लगा चुका हूँ। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड गैस बाय द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ठीक है, जो गैस सप्लाई करती हैं आपको, कहता है कि जो टोटल अमाउंट जो बिल की होगी इंक्लूडिंग द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नेचुरल गैस, बट एक्सक्लूड करना है उसमें से लेट पेमेंट के सरचार्ज को और अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स को। एक बात बताएं, सेल्स टैक्स लगाने के लिए जो प्राइस लेनी चाहिए हमें वो एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स होनी चाहिए, इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स होनी चाहिए? एक्सक्लूडिंग होनी चाहिए ना। आपने अगर होमवर्क 1 किया है तो आपको नीचे एक पॉइंट में बताया होगा कि ऑल अबव प्राइसेस आर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स एक्सेप्ट वेयर एवर स्पेसिफाइड। इस बात का मतलब ये था कि जितनी भी अमाउंट्स हैं इनके ऊपर लगेगा सेल्स टैक्स, ये ग्रॉस अमाउंट्स नहीं है, ये नेट अमाउंट्स हैं, ऐसा है। तो वो कह ये रहा है यहाँ पे कि अगर गैस की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है या बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, अगर उसने आपको कोई बिल दिया है तो जितनी अमाउंट उसने बिल किया ना आपको वो आप ले लेंगे। हाँ अगर उसके अंदर कोई सरचार्ज वगैरह लगाया हुआ है, कोई आपको याद होगा बिजली का जब बिल आता है तो दो तरह की अमाउंट्स होती हैं उसके अंदर, विद इन ड्यू डेट और अब वो जो लेट फीस वाला है ना वो तो क्या है आपके लिए फाइन है। तो फाइन के ऊपर वो क्या कह रहा है कि सेल्स टैक्स कंप्यूट नहीं होता, ठीक है। तो यही बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो लेट पेमेंट यार एनर्जी में स्पेसिफाई कर दिया उसने, इलेक्ट्रिसिटी या गैस, ठीक है। देखिए एक सेक्टर को कवर किया है उसने, एक सेक्टर को कवर किया है। ये ऊपर थर्ड शेड्यूल वाली बात करके उसने हमारा जो नॉर्मली कंज्यूमर मार्केट जो है इसको कवर किया है, एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, चाय की पत्ती, चीनी, इस तरह की चीजें, इनको कवर किया है। आपको आइडिया हो गया होगा। तो एक वो सेक्टर वाइज चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। इससे पहले उसने जो इंस्टॉलमेंट वाला सेक्टर है उसको कवर कर दिया था, और जहां पे नहीं समझ आ रहा वहां पे फेयर मार्केट वैल्यू ले लो। कुछ बात समझ आइए? किसी को ना समझ आइए तो मुझे बता सकते हैं, बेटा आपको आइए समझ, बेटा प्लीज आपको आइए समझ, आपको आइए बेटा समझ, आपको आइए बेटा समझ, आप सबको आइए बेटा प्लीज, आपको आइए समझ। ऑनलाइन वाले हजरात प्लीज जी।
अदर देन टैक्सेबल गुड्स भी तो हो सकती हैं, एग्जेम्प्ट गुड्स नहीं भी हो सकती, तो उसके अलावा जीरो रेटेड गुड्स या टैक्सेबल गुड्स के अलावा और कोई भी गुड्स तो बहुत ज़्यादा है ना, तो गुड्स की कैटेगरी है, मैंने बताई थी 3 तरह की गुड्स आपको। तो अदर देन टैक्सेबल अगर कोई चीज़ सप्लाई की जाएगी, अब मेरी बात को सुने, ये मैंने पॉइंट इस तरह से एक्सप्लेन किया था कि अगर आपने किसी बंदे को चीज़ें दी हैं रॉ मटेरियल और उसको बोला कि इसको प्रोसेस करके दे दो, चीज़ें आपने उसको दे दी, उसने उसको प्रोसेस करने के बाद जो चीज़ आपको वापस दी ना प्रोसेस्ड फॉर्म में, उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगेगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी, जितने की वो मार्केट में बिक सकती है। ये फेच का मतलब होता है कि जितने पैसे आप मार्केट से निकाल सकते हैं। यस, वो चीज आप बेच के जितने पैसे मार्केट से ले सकते हैं, ऐसा विल फेच ऑन सेल इन द मार्केट। आगे चलें जी। क्या नॉर्मली ये मैं प्रैक्टिकली बातें कर रहा हूं सारी, ये कोई मजाक बातें नहीं हो रही। क्या नॉर्मली ऐसे देखे गाड़ी कोई बंदा खरीदता हो, पुरानी गाड़ी, फिर उसको डेंटिंग पेंटिंग करता हो, ठीक है, उसको सही करता हो और फिर उसको बेच देता हो, आप लोगों ने देखा है ना ऐसे। अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने ना 2.5 लाख रुपए की गाड़ी ली है, मतलब बिल्कुल खस्ता हाल गाड़ी है, और मैंने कितने की ली है, मैंने इसके ऊपर खर्चा भी किया है, और खर्चा करने के बाद एट दी एंड मैंने जो सप्लाई की है ना, कितने की कर दी है, 3.5 लाख की ना। अब बात यह कि आप मुझे बताएं कि सेल्स टैक्स किसके ऊपर चार्ज होना चाहिए, 3.5 लाख के ऊपर, सोच के बताएं, वैल्यू एडिशन के ऊपर, क्या ऊपर से देख के बता रहे हैं, क्या ऊपर से देख के बता रहे हैं। अब बात सुनेगा गौर से, चलते हैं जब ये गाड़ी बिल्कुल 0 मीटर होगी, जब ये बनी होगी, जब ये गाड़ी बिल्कुल 0 मीटर थी, जब मैन्युफैक्चरिंग अपनी फैसिलिटी से निकली थी, टोयोटा ने गाड़ी बनाई और टोयोटा ने गाड़ी बना के अपने शोरूम पे खड़ी कर दी। आप लोग गए वहाँ पे गाड़ी खरीदने, जब आप लोग गाड़ी खरीदने गए तो आपको गाड़ी की जो इनवॉइस आई ना, उसके अंदर गाड़ी की अमाउंट थी, उसके अंदर सीवीटी था, कैपिटल वैल्यू टैक्स, नहीं पता कोई मसला नहीं है, मतलब ये होता है, और उसके अलावा क्या लगा हुआ था, सेल्स टैक्स। इसका मतलब ये हुआ कि इस गाड़ी के ऊपर एक दफा जिंदगी में सेल्स टैक्स पे हो चुका है या नहीं हो चुका। ये सेल्स टैक्स था जो एक दफा जिस भी बंदे ने शोरूम से खरीदी थी वो पे कर क्या चुका है। आ रही बात समझ। अब ये गाड़ी चली है कोई 3-4 साल और उसके बाद इसकी हालत खराब हो गई है। अब एक बंदा उसी यूज्ड गाड़ी को खरीदता है, यूज्ड कार को। ये उस बंदे के लिए है जो यूज्ड कार में डील करता है, ये प्रोविजन उस बंदे के लिए है। क्या आपको आते जाते यूज्ड कार की शोरूम नजर नहीं आते, तो उनके लिए ये प्रोविजन कि उन्होंने गाड़ी खरीदी पुरानी और उसको ऊपर काम करने के बाद उसको बेच दिया एक सर्टेन अमाउंट पे, मतलब A-B हो गया। ए क्या था जी, सेल प्राइस, आपसे 3.5 लाख रुपए ले लिए, और बी क्या था, वो प्राइस जिसके ऊपर मैं खुद से खरीद के आया था। तो कहता है कि 1 लाख रुपया, कहता है कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में कितनी वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन द सेल एंड परचेज प्राइस ऑफ द सेड व्हीकल ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूएशन मेथड प्रेस्क्राइब बाय द बोर्ड। कहता है कि आप A-B करेंगे, जितनी वैल्यू आएगी उसके ऊपर क्या दे देंगे आप, सेल्स टैक्स दे देंगे। ये है आपकी वैल्यू सप्लाई। आ रही है बात समझ। इतनी सिंपल सी बात है। क्या करना है आप लोगों ने, A-B करना है, लेकिन किस केस में करना है, हु इज इंगेज्ड इन परचेजिंग फ्रॉम ऑन विच सेल्स टैक्स हैज बीन ऑलरेडी पेड। ये कब पे हुआ होता है, जब गाड़ी नई नई आप शोरूम से खरीदते हैं। यहां तक साथ है। नहीं बिल्कुल नहीं, बस ये करेंगे आप। आंसर क्या आएगा, आप ये करेंगे। आपके लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई ये है बेटा, 3.5 लाख में क्यों ऐड करना है। जब आपने सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो आपने यही आउटपुट टैक्स देना है और ये फुल एंड फाइनल है। नहीं, क्यों एडजस्ट करना है बेटा। जब देखें, सबसे पहले हमने क्या किया था, वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाली थी, सबसे पहले वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाली थी, फिर हमने एक रेट आइडेंटिफाई किया था, फिर हमने सेल्स टैक्स कंप्यूट किया था। यही फॉर्मेट था ना हमारा। अब मैं बात कर रहा हूं कि सबसे पहले मुझे वैल्यू ऑफ सप्लाई तो बताएं कितनी है। ये देखें, वैल्यू ऑफ सप्लाई का टॉपिक चल रहा है मेरे पास, वैल्यू ऑफ सप्लाई का टॉपिक चल रहा है, ऐसा है। और इस पर्टिकुलर टॉपिक में वो नीचे आके क्या बोल रहे हैं कि अगर आप यूज्ड कार्स में डील करते हो तो आपको वैल्यू सप्लाई क्या लेनी है, A-
जी जी ठीक है, तो रेट 1 लाख पे लगाएगा। 1 लाख पे लगाएगा। क्यों? क्योंकि लॉ ने क्या बोला कि आप A माइनस बी करोगे, जितने की चीज आपने बेची और जितने की आपने खरीदी थी, इसको नेट करो, 1 लाख रुपया क्या निकलेगी तुम्हारी वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये रूल बनाया गया है। जी आप पूछें। वो जो जिसको बेचेगा 3.5 लाख रुपए लेगा, हाँ, तो 18,000 3 लाख में एडजस्ट करेगा ना, क्या उसने खर्चा नहीं किया हुआ था? करा हुआ था। तो अब मुझे बताएं कि आप ये करते कि 3.5 लाख के ऊपर 18% अलग लेते, 2.5 लाख के ऊपर 18% का इनपुट अलग लेते, तो क्या एट द एंड आप यहीं पहुंचते? तो उसने आपको कंप्यूटेशन का एक तरीका खुद से बता दिया कि जितने भी यूज कार्स में डील करने वाले हैं वो 3.5 लाख के ऊपर आउटपुट अलग नहीं कंप्यूट करें, वो 2.5 लाख के ऊपर इनपुट अलग से कंप्यूट नहीं करें। वो क्या करें कि 3.5 लाख में से 2.5 लाख को निकाल के जो लाख रुपया अमाउंट बचे उसके ऊपर क्या चार्ज कर दें। बेटा आपकी अगर मैं बात करूं, अगर जिस तरीके से आपने बात की है, तो मुझे बताएं जरा 3.5 लाख के ऊपर आउटपुट टैक्स आना चाहिए था, इनपुट आना चाहिए था? आउटपुट आना चाहिए था बेटा, इनपुट आना चाहिए था, क्योंकि सप्लाई हुई है ना 3.5 लाख की सप्लाई। जरा कंप्यूट करके बताएं कितना आंसर आ रहा है। 18% कंप्यूट करके बताइएगा कितना आंसर आ रहा है प्लीज। 63,000। और मुझे बताएं जरा 2.5 लाख के ऊपर इनपुट आना चाहिए था, आउटपुट आना चाहिए था? इनपुट तो 18% के ऊपर था, इनपुट तो बताएं कितना है? 45,000। जरा डिफरेंस तो बताएं कितना है, डिफरेंस तो बताएं कितना है? तो ये वाला 18 और ये वाला 18 क्या कोई फर्क नजर आ रहा है? लेकिन बोर्ड ने, क्योंकि बोर्ड ने आपको एक तरीका बताया है कि आप लोग ऐसे करें। देखिए सेक्टर वाइज चल रहा हूं, इसीलिए मैंने आपको बताया कि सेक्टर के लिए कंप्यूटेशन का तरीका डिफरेंट हो सकता है। लेकिन सर 18,000 लेंगे कब? कौन सा 18 बेटा? ये जो सेल्स टैक्स का रेट जब आपने गाड़ी के ऊपर वैल्यू एडिशंस की और उसको बेचा। स्टिल कोई कंफ्यूजन है? कोई बच्चा उठ के मुझे एक्सप्लेन करे, आप मुझे एक्सप्लेन करें, आप खड़े हो जाएं और एक्सप्लेन करें प्लीज। ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। हम 3.5 लाख पे 18% लगाए आउटपुट टैक्स और 2.5 लाख पे 18% लगाए इनपुट टैक्स और दोनों टैक्स को आपस में माइनस करेंगे 63 में से 45, तो यही आंसर आ जाएगा 18। और जो मैंने निकाला A माइनस बी करके, उससे क्या आया? तो उससे भी 18%, 18,000 आया ना। तो ये 18,000 आपका पेबल बन रहे। मुझे एक बात बताएगा कि जो तरीका बोर्ड ने बताया हुआ है कंप्यूटेशन का, क्या उस तरीके को फॉलो करूं या अपने तरीके नॉर्मल से फॉलो करूं? तो बोर्ड ने बोला A माइनस बी कर दो, मैंने बोला ठीक है A माइनस बी कर देता हूं। बेटा मैं आपका सवाल मैं समझना चाहता हूं, प्लीज आपका सवाल बताएं। सर देखिए हमने उसको 2.5 लाख की परचेज थी, उसमें टैक्स इंक्लूड था और हमने उसमें एडिशंस करी उसको। टैक्स इंक्लूड नहीं था 2.5 लाख में। 2.5 लाख तो मेरी वैल्यू ऑफ परचेज है। इसके पास एक यूज कार खड़ी हुई थी, मैं 2.5 लाख रुपए की इसे खरीद के ले आया। 2.5 लाख के ऊपर मेरा इनपुट बनता है, टैक्स तो अलावा ही लगेगा ना, टैक्स तो इसके अलावा लगेगा। 2.5 लाख की परचेजिंग के ऊपर मेरा फिर इनपुट बनता है और फिर मैं जितने की सप्लाई कर रहा हूं उसके ऊपर आउटपुट बनता है। क्या मैंने यहां पे देखें यही कंप्यूट नहीं किया हुआ था? देखें मैंने सिर्फ किया इतना है कि आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में से वैल्यू ऑफ परचेज निकाल दी है। क्या आप नॉर्मली इसको सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल में ऐसे करते थे, आउटपुट अलग निकालते थे, इनपुट अलग निकालते थे, फिर आप दोनों को नेट करते थे? यहां मैंने एक ही स्टेप में वो काम कर दिया। मैंने एक ही नेट अमाउंट निकाल ली है और बोला कि नेट अमाउंट के ऊपर जितना भी टैक्स बनता है वो आप किसको दे दो? गवर्नमेंट को दे दो। क्या दोनों केसेस में आपके वाले सिनेरियो में और मेरे वाले सिनेरियो में कोई डिफरेंस आ रहा है पेबल का? परचेज प्लस पर कस्टमर के लिए वो तो देखिए सेल्स टैक्स का बर्डन उसके ऊपर चार्ज होगा ना, वो तो सेल्स टैक्स का बर्डन तो एंड कंज्यूमर पे चार्ज होना है। इसके बाद जिस बंदे ने खरीदी है सेल्स टैक्स उसी का है ना, तो सिंपल। 3.5 लाख में 18,000 प्लस करेंगे फिर हम एंड कंज्यूमर। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, देखें ये तो एक्सक्लूडिंग ऑफ सेल्स टैक्स है ना अमाउंट, ये तो वैल्यू ऑफ सप्लाई है। वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है, फिर रेट होता है, फिर टैक्स लगता है। ये जो वैल्यूज मैं लेता हूं जब भी सवाल में, ये एक्सक्लूडिंग ऑफ सेल्स टैक्स होती है अमाउंट। क्या कंफ्यूजन क्लियर हुई है? तो इसीलिए पहले डिस्क्लेमर दिया था कि यार आपको होमवर्क में बताया हुआ था कि जितनी भी वैल्यूज होंगी अनलेस अलग से बताया गया हो वो क्या होंगी? एक्सक्लूडिंग ऑफ सेल्स टैक्स होंगी। कुछ समझ आई ये बात? बेटा ये तो कुछ अजीब हो जाना था अभी, मतलब ऐसा वैल्यूज में जितनी भी ले रहा हूं वो एक्सक्लूडिंग ऑफ सेल्स टैक्स हैं। ये अपने जहन में बिठा लें ये बात, क्योंकि सेल्स टैक्स कंप्यूट करना किसका काम है? हमारा काम है। अगर वो सब कुछ इंक्लूड होगा तो फिर हम क्या करेंगे? बेटा क्लियर हुआ है?
क्लियर हुआ है? आपको लगा शायद वो कह रहे हैं नहीं अभी अभी हम इसकी तफसील में नहीं जाते, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, वापस आए जी। ऑनलाइन वाले प्लीज साथ हैं यार आप लोग। क्या आप लोग भी इनकी तरह कंफ्यूज नहीं है? साथ हैं मेरे? कंफर्म करें यार, ये जितने भी बैठे हुए हैं, नाम लेके बोलूं या वैसे ही कर देंगे? सर व्हाट इफ वी आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ कार्स, तो अगर आप कार के मैन्युफैक्चरर होंगे तो बेटा आप परेशान नहीं हो, अगर आप कार के मैन्युफैक्चरर होंगे तो आप ये काम करेंगे, अगर आप कार के मैन्युफैक्चरर होंगे तो आप ये काम करेंगे। क्या लिखा हुआ है? लोकली मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल अगर कैपेसिटी 1400 सीसी से कम है या उससे ज़्यादा है, 4 मिलियन से अगर आपकी अमाउंट बढ़ती है, या अगर आपने 4x4 पिकअप ट्रक बेचा है या व्हीकल बेचा है, तो आपने ये वाला टैक्स लगाना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आगे आ रहा है, परेशान नहीं होना। वापिस हैं, साथ हैं आप लोग? यस सर, यस सर, यस सर, ओके, सब साथ हैं ये वाले। चलें जी जी। हाँ, वो इसका मतलब ये होता है कि ये जो चीज़ है ना, बोर्ड ने अपने हाथ में रखी हुई है, बोर्ड जो तरीकाकार आपको बताएगा ना वैल्यूएशन का, आपने उसी तरीके से करना है। अब ये वेरी करता है केस टू केस, ये जेनेरिक बातें होती हैं। अब जैसे मैंने थर्ड शेड्यूल किया दिखाया था ना आपको लिस्ट, क्या लिखा हुआ था? बोर्ड चाहे तो इसमें ऐड कर दे, बोर्ड चाहे तो यहाँ से निकाल दे। अब एफबीआर इस तरह की पावर्स अपने पास रखता है ताकि टाइम टू टाइम अगर लॉ में चेंज, देखिए ये लॉ की जुबान है, ये मैंने अपने घर की अंग्रेजी नहीं लेके आया हुआ, ये लॉ की जुबान है। वो कहता है कि भाई हमारे पास पावर रहेगी इस चीज की। आ रही बात समझ? डिस्कनेक्ट क्यों हो गया? अच्छा जी, चलें यार, ये तो सब साथ है मेरे, चलते हैं आगे, बस कनेक्ट हो जाए। लेक्चर्स किस किस कंप्लीट है? आपका तो मुझे पता है, आपकी कंप्लीट नहीं है? हाथ ऊपर करें ना, मुझे पता तो चले किसकी कंप्लीट नहीं है। नीचे कर लें, किसके कंप्लीट नहीं है प्लीज बेटा, कंप्लीट कर लें आप सब लोग, ठीक है? अच्छा सर, चाय पी लें, ठंडी हो रही है बेटा। ये आई डोंट नो क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा, मैं देखने दे मुझे ज़रा। चलें जी सर, आगे चलें। अब मुझे एक बात बताइएगा प्लीज, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? अच्छा, आप लोगों को तो नहीं है? ओके। प्रोवाइडेड where the value at which the import or supply is made, सिर्फ इतनी सी बात अलग है, is higher than the value जो कि फिक्स की हुई थी बोर्ड ने। बोर्ड ने एक चीज की वैल्यू सेट की थी 100 रुपए, आपने वो चीज कितने की बेची है? 120 की बेच दी या 130 की बेच दी, या मतलब उस वैल्यू से ज्यादा की बेच दी जितनी बोर्ड ने सेट की हुई थी। अब मुझे बताएं गवर्नमेंट का फायदा किस चीज में है? The value of good shall be the value at which the supply is made। अगर आपने कम वैल्यू पे की होती तो बोर्ड क्या लेता? अपनी वाली वैल्यू, कि मैंने तो इतनी वैल्यू तुम्हें सेट करके दी थी ना, इसके ऊपर बेचो। लेकिन क्योंकि अब आपने उस वैल्यू से भी ज्यादा पे बेच दी है, और ज्यादा पे बेचने से जब सेल्स टैक्स कंप्यूट होगा तो ज्यादा आएगा, और उससे फायदा किसको होगा? तो क्या कह रहा है कि यार आप क्या ले लो, हायर ऑफ ले लो। सवाल में बताई होगी, आपको जरूरत ही नहीं है, इस तरह की चीजें तो हमेशा सवाल में बताई होती हैं कि एफबीआर ने इस चीज की वैल्यू इतनी सेट की थी। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल रियल लाइफ में होता है। एक और सेक्शन है हमारे पास, जहां पे वो कहता है कि आपने अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा पे परचेज कर ली ना, और कैश में आपने पैसे दिए, आपने बैंक से पैसे नहीं दिए, इनकम टैक्स में आता है सेक्शन, कहता है कि आपके ऊपर ना 5% की पेनल्टी लगेगी। 5% की जो पेनल्टी है ना, वो लगती है आपके ऊपर किस अमाउंट पे? कोई अमाउंट होनी चाहिए उसके लिए, 5% जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कहता है कि ये एफबीआर वैल्यू होगी या डीसी रेट होगा, डिप्टी कमिश्नर का रेट होगा। तो यार ये तो मैं लॉ पढ़ा रहा हूँ, सेल्स टैक्स एक्ट 1990 पढ़ा रहा हूँ जो पाकिस्तान में इनेक्ट है। तो डिप्टी कमिश्नर का रेट तो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से जाके मिलेगा ना मुझे, जो उसने एरिया वाइज लिस्ट दी होगी कि यार पीसीएचएस ब्लॉक 6 में ये वैल्यू है, क्लिफ्टन में इस प्रॉपर्टी की ये वैल्यू है, कहीं और नाजमाबाद में इस चीज की ये वैल्यू है। तो प्रैक्टिकली ये सारी चीजें हैं,
सर 3 पैसे हो गया, रिटेल, मार्केट और होलसेल। यस यस यस, यहाँ तक सब साथ हैं। प्लीज़ यार अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा। ये जो पॉइंट A B C D E F G H I, यहाँ तक के जो पॉइंट्स हैं ना, ये पेपर में एज अ न्यूमेरिकल आएंगे। कौन से? पॉइंट I तक, पॉइंट I, हाँ पॉइंट I तक, ठीक है। ये जो मैंने सर्कल किया हुआ है पॉइंट I यहाँ तक, ये हर पेपर में आते हैं और आपके पेपर में भी आएंगे। इसके बगैर न्यूमेरिकल बन नहीं सकता। और दूसरी चीज़, ये जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं इनको आप क्या कर लिएगा, रीड कर लेगा और जहन में बिठा लेगा, समझ लेगा इसको, ठीक है। चलें जी आगे आ जाएं। कल किसी ने पूछा था कि सर ये एसोसिएटेड पर्सन्स कौन से होते हैं। बेटा थ्योरी नहीं है, बस जहन में बिठाएं अपने इसको, ठीक है। बेटा आप लोग के जो होमवर्क्स होंगे वो इंशाल्लाह नॉर्मल होंगे, ऐसे होंगे कि वो एग्जाम लेवल के नहीं होंगे होमवर्क्स। आपको पता है कि ज़्यादा चीज़ें मैं टेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि एग्जाम में तो आपको पता है सारे चीज़ें मिक्स हो के आती, सारी चीज़ें, आप 3 चैप्टर्स हैं, तीनों चैप्टर मिक्स हो के आएंगे। अब होमवर्क मैंने अगर एक टॉपिक बनाया तो एक टॉपिक के ऊपर मैं क्या ही बना लूँगा। आप लोग एक चीज़ पढ़ाइए, आप वही चीज़ जाके घर में सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो आपके मॉक्स होंगे वो इंशाल्लाह पेपर से ऊपर होंगे, ठीक है, जब हम थोड़ा सा सिलेबस कवर कर लेंगे। अब आ जाइए ज़रा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, टाइम ऑफ। क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई का आइडिया हो गया आप लोगों को? तो आ जाइए ज़रा टाइम ऑफ सप्लाई पे, हेडिंग नहीं है अपने पास। टाइम ऑफ सप्लाई सुन के क्या समझ आ रहा है कि क्या होगी टाइम ऑफ सप्लाई? बताते हैं। कब कब सप्लाई हो सकती है, आपको क्या समझ आ रहा है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? जी जी जी, आप अलीम, ठीक है। अलीम, आपको क्या लगता है टाइम ऑफ सप्लाई क्या होती है? कब सप्लाई कंसिडर की जाएगी, मतलब कब आपने 18% का रेट लगाना है, किस रिटर्न में, रिटर्न का मतलब किस महीने में आपने 18% का रेट लगाना है। आ रही बात समझ? क्या जब आपके पास पैसे चीज़ के आ जाएं तब लगाना है? क्या जब आपने गुड्स ट्रांसफ़र कर दी हों तब लगाना है? क्या जब आपने गुड्स भी ट्रांसफ़र कर दी हों, पैसे आ जाएं, सारा मामला क्लोज हो जाए, क्या तब लगाना है सेल्स टैक्स का रेट? तो ये सवालात आ रहे हैं आप लोगों के जहन में। कभी कभी ऐसे होते हैं कि पैसे एडवांस में मिल जाते हैं, कभी कभी ऐसे होते हैं कि चीज़ें पहले चली जाती हैं, पैसे बाद में मिलते हैं। यार रिसीवेबल और पेबल का कॉन्सेप्ट इसीलिए तो आता है, मतलब लाइबिलिटी का और डेटर्स का कॉन्सेप्ट, जो आपका क्रेडिटर्स हैं और डेटर्स का कॉन्सेप्ट इसीलिए तो आता है आपका। आ रही मेरी बात समझ? तो अब इसी चीज़ को फिगर आउट करना है, उसके लिए हमारे पास ये सेक्शन आ गया। सेक्शन कौन सा जी? जो भी है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने हटा दिए सेक्शंस के नाम। टाइम ऑफ सप्लाई तो कहता है कि भाई टाइम ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू अ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन अंडर द हायर परचेज एग्रीमेंट। हायर परचेज एग्रीमेंट के किसने बता दिया था मैंने आप लोगों को, क्या होता है एट द टाइम ऑफ। और वैसे भी ना उसने हायर परचेज को पॉइंट नंबर बी में सेपरेटली एक्सप्लेन किया, तो इस वजह से उसने पहले वहां से हायर परचेज को हटा दिया, बोला कि हायर परचेज एग्रीमेंट के अलावा बातें कर रहा हूं, क्योंकि वो बात कहां की हुई है, पॉइंट बी में की हुई है। लॉजिकल बात है। कहता है कि अर्लियर ऑफ का क्या मतलब होगा कि ए, बी और सी, इन तीनों में से जो चीज सबसे पहले हो जाए उस वक्त आपने क्या करना है। अर्लियर ऑफ क्यों बोला, लेटर ऑफ क्यों नहीं बोला? कोई बता सकता है इसकी रीजन? ये बात की ना मेरे भाई ने, बोला कि इन तीनों में से जितना जल्दी होगा उतना जल्दी पैसा जाएगा ना एफपीआर को। आ रही बात समझ? तो इसलिए अर्लियर ऑफ। तो अर्लियर ऑफ से गवर्नमेंट का फायदा ये है कि इन 3 कामों में से जो काम सबसे पहले हो गया उस काम की बेसिस पे आपने सेल्स टैक्स चार्ज कर देना है, कंप्यूट कर देना है। जिस महीने में ये काम हो गया उस महीने के न्यूमेरिकल में सेल्स टैक्स आप कंप्यूट कर देंगे। क्या होती हैं 3 चीजें? आ जाएं। कहते हैं जब गुड्स डिलीवर कर दी जाए, समझ आ रही है?
जब गुड्स डिलीवर कर दी जाए, सबको नजर आ रहा है? जब गुड्स डिलीवर कर दी जाए, समझ आती है यार, नॉर्मल बात है कि जब आप गुड्स को डिलीवर करेंगे तभी सप्लाई होगी ना, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर होंगे तो सप्लाई होगी ना। सुना हुआ था वर्ड रिस्क एंड रिवॉर्ड का? जी जी, जिसने नहीं भी सुना खैर है। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड का ट्रांसफर होना जरूरी है। अच्छा, दूसरे पे कहता है कि जब मेड अवेलेबल टू द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। अच्छा समझा, बता तो दिया मैंने आपको, किसी को पता है मेड अवेलेबल का क्या मतलब है? क्योंकि आप लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ी भी, इसलिए पूछता हूं मैं आप लोगों से कि जब बेचने के लिए रेडी हो, नहीं बेचने के लिए तो वो रेडी ही है ना, ऐसा नहीं, जब उस तक नहीं, उस तक पहुंच गया तो पहले पॉइंट में आ गया ना जी। आप बेटा आप कुछ कहना चाह रही हैं? जब सेल्स हो जाए, सेल करने के लिए अवेलेबल हो जाए, नहीं ये भी मजा नहीं आया, मजा नहीं आया जी। सर बेसिकली जब कोई समझो कोई घर है, जब वो यूज करने के रेडी हो। ना मजा नहीं आया। अच्छा चले आगे, अच्छा चले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मेरे पे भी छोड़ दें थोड़ा सा। तो दो चीजें, अर्लियर ऑफ लिखिए आपने पास यार, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, इसके बाद इंशाल्लाह आपको नोट्स को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्लियर ऑफ क्या क्या होता है? कहता है कि अर्लियर ऑफ गुड्स को, गुड्स डिलीवर्ड, ये तो सबको समझ आता है ना, ये तो सबको समझ आता है ना, गुड्स को डिलीवर कर दिया, आप तक पहुंचा दिया, आपके हाथों में गुड्स को थमा दिया। आगे आ जाए। सेकंड, मेड अवेलेबल, समझाता हूं मेड अवेलेबल का क्या मतलब है। मेड अवेलेबल टू द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट का मतलब है कि जो बंदा, यार ऑनलाइन वालों से पूछ लेते हैं, इनको क्यों नहीं मौका दे रहे हम? यस सर, अवेलेबल उनकी मर्जी है, रिसीव करें ना करें। बख्ती आपने पढ़ा हुआ था क्या यार? इन्होंने अच्छी बात की है। रेसिपिएंट ऑफ द, मेड अवेलेबल टू द रेसिपिएंट ऑफ द गुड्स। और तीसरा क्या है कि जब आपको इस सप्लाई से रिलेटेड एनी पेमेंट इज रिसीव्ड बाय द सप्लायर, एनी पेमेंट रिसीव्ड, कौन रिसीव करता है पेमेंट? सप्लायर, क्योंकि वो बेचता है तो पेमेंट भी उसी को आनी है। एडवांस, इसको क्या बोलते हैं दूसरे वर्ड्स में? इसको क्या बोलते हैं दूसरे वर्ड्स में? एडवांस मिल जाना, ऐसा है। सर ये मार्ट्स की एग्जांपल नहीं चलेगी सेकंड वाला? अब बात सुनिए, किस चीज़ की? मार्ट्स जो होते हैं उनमें गुड्स अवेलेबल तो हो जाते हैं ना रिसिपिएंट के लिए। मार्ट्स, इन्होंने बोला सर मार्ट्स की एग्जांपल नहीं चलेगी इसमें। यार मार्ट्स तो आप भरे हुए हैं, तो अब जितना भी माल पड़ा है क्या वो उसकी सप्लाई अपने पास रिकॉर्ड कर देंगे? लॉजिकली सोचें, अब आप लोग नहीं जा रहे खरीदने तो क्या बोलेंगे कि मतलब वो सप्लाई अपनी रिकॉर्ड कर दें, सबके ऊपर सेल टैक्स गवर्नमेंट को आज ही दे दें। वो बोलेंगे चीज़ें बिकी नहीं है यार अभी तो, वो भी अपनी बात में लॉजिकल है। अब मेरी बात सुन लीजिएगा यार, मेड अवेलेबल का, सॉरी गुड्स डिलीवर्ड का मतलब समझ आ गया था सबको। इसका मतलब था कि यार सिंपली आपने चीज़ों को डिलीवर करवा दिया। मेड अवेलेबल का मतलब ये था कि आप बायर हैं और मैं कौन हूं? सप्लायर। आप मेरे पास आए, आपने मुझे बोला कि यार मुझे 100 आइटम्स दे दो, मैंने आपको निकाल के दे दिया। आपने बोला ऐसे करो कि रुको ज़रा, सब्र करो, मेरे पास ना जगह नहीं है, मेरे वेयर हाउस में ना जगह नहीं है, इसको अपने पास रखो। कि जैसे ही मेरे पास जगह का हिसाब किताब बनता है तो मैं आपसे चीज़ें उठा के ले जाऊंगा। आ रही है कोई समझ? अब समझ आई? कोई एग्जाम्पल क्लिक हुई है? मतलब मैंने अपने बायर को बोला कि इसको उठा के ले जाओ, उसने क्या बोला कि यार मेरी जगह का मसला है, आप इसको अपने पास रखो। क्या मैंने उसको मेड अवेलेबल कर दी थी? मेड अवेलेबल का मतलब है कि जब वो चाहे आके उठा के ले जाए, उसकी चीज है भाई, वो मालिक बन गया अब इस चीज का। हाँ मेरे पास क्यों है? क्योंकि उसके पास जगह नहीं है रखने को। इसको IFRS 15 की जुबान में, जो कि आप इंशाल्लाह FAR 2 में या फिर फाइनल्स में पढ़ेंगे, उसमें बोलते हैं बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट। इसकी अकाउंटिंग भी होती है। यार कोई आपकी गुड्स को अपने पास क्यों रखेगा? पैसे लेगा, इसके लिए पैसे चार्ज करेगा। तो जो पैसे चार्ज करेगा इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट कहां पे आएगा? IFRS 15 में आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर्स में। अभी मैं क्या बताने जा रहा हूं कि मेड अवेलेबल का जो मतलब है वो क्या था
कि चीजें हमारे बीच में एग्रीमेंट हो गया, आप गुड्स उठा के नहीं लेके जा रहे, इसमें सप्लायर का क्या मसला है? सबको समझ आई मेरी बात कि मेड अवेलेबल किसे कहते हैं कि जब चाहो आके ले जाओ, हाँ तुम्हारी चीजें यहां रखी हुई हैं मैंने, क्योंकि तुम्हारे पास जगह नहीं है। एग्रीड एग्रीड एग्रीड। अच्छा, पहले ना सिर्फ ये दो चीजें होती थी, पहले सिर्फ और सिर्फ ये दो चीजें होती थी, एक ये वाली और एक ये वाली। ये जो चीज़ है ना, ये हम तकरीबन अभी से 2-3 साल पहले ऐड हुई है, 2 साल पहले ऐड हुई है ये वाली। अब ये क्यों ऐड कर दी? कुछ लोग जो है वो एडवांस पेमेंट्स कर देते थे, पेमेंट आ जाती थी सप्लायर के पास और गुड्स डिलीवर्ड होती नहीं थी। गुड्स भी डिलीवर नहीं हुई, मेड अवेलेबल भी नहीं हुई अभी तक। अभी वो बना रहा है गुड्स तो अभी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में बन रही हैं अभी, लेकिन एडवांस उसके लिए पहले ही आ गया। तो गवर्नमेंट ने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए क्या बोला कि ए सप्लायर, जब तुम्हें इन गुड्स से रिलेटेड जो तुम बेचोगे, अगर तुम्हें एडवांस भी मिल गया तो उस एडवांस में, क्योंकि तुमने टैक्स भी तो लगाया होगा ना, मैंने अगर लाखों रुपया, देखिए मेरी बात सुनिए, लाखों रुपए की मेरी गुड्स हैं, इसके ऊपर मैंने 18% का जब टैक्स लगाया, 1.18 कर दिया, तो कितनी वैल्यू बन गई? 1,18,000 रुपये बन गई। सर ये तो 18,000 आती है, आपने 1,18,000 क्यों कंप्यूट कर दिया? क्योंकि ये 1.18 है, 18% लग चुका, ग्रॉस वैल्यू है। तो बात ये है कि अगर इस 1,18,000 रुपये में से डिवाइड बाई 2 कितना आंसर आता है? ऐसा अगर इतने पैसे आपको मिल गए तो इस बात का मतलब ये भी तो है कि आपको सेल्स टैक्स भी मिल गया, साथ ही मिल गया ना, इस बात का ये भी मतलब है ना। तो अब अगर आपको मिल गया है सेल्स टैक्स, तो गवर्नमेंट को क्यों नहीं दिया आपने? लॉजिकल। तो कहता है कि अगर आपको पार्ट पेमेंट रिसीव हुई है, पार्ट पेमेंट का क्या मतलब है? पार्शियली, आधी या आधी, 30%, 40%, 60, 70, 80, जितनी भी पेमेंट पूरी नहीं भी हुई, अगर आपको एडवांस रिसीव हो चुका, चाहे सारा भी हो जाता, अगर ये 1,18,000 का 18 पूरा हो जाता, तो मैं क्या करता? तो 18 का 18,000 रुपए जैसे ही एडवांस रिसीव होता किसको दे देता? क्योंकि मैंने इसको कहां पे ऐड कर दिया? सप्लाई के अंदर ऐड कर दिया, टाइम ऑफ सप्लाई में। तो 3 चीजें होती हैं आपकी सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई में, क्या क्या? एनर्जी नहीं है आप लोगों में यार, एनर्जी नहीं है। या तो मेरा ख्याल है मुझे शाम में रखनी पड़ेगी क्लास, शाम में रख लें? नहीं, शाम में नहीं, सुबह में इतने बच्चे आए हुए हैं, तो इसका मतलब आप लोग आ सकते हैं, पढ़ने वाले बच्चे। मैं इसीलिए नहीं रखता शाम में, क्योंकि लास्ट क्लास कब होती है आप लोगों की? कितने? और तब तक आप लोग मतलब सिर्फ 15 मिनट के ब्रेक से चल रहे होते हैं। नहीं, लंच क्या 15 मिनट में तुमने और क्या नहाना भी है क्या? लंच करना है वो तो हो जाएगा। नमाज क्या 15 मिनट में नमाज नहीं पढ़ी जाती है साहब? बताएं प्लीज़। अच्छा, बढ़ा देंगे। तो यार देखें, अगर आप 4 साढ़े 4 तक भी फ्री होते हैं ना, तो घर कब पहुंचते हैं? 6 बजे। 6 बजे, तो 6 के बाद रात 12 तक टाइम ही टाइम है सेल्फ स्टडी का। लेकिन अगर मैं रखूँगा ना क्लास, फिर मैं रखूँगा 7:30-8, फिर आप लोग यहाँ नज़र नहीं आएंगे मुझे। भाई मैं जब फॉर्म जाता हूँ तो फिर मैं फॉर्म का हो जाता हूँ, मतलब फॉर्म मुझे अपना कर लेती, वो वापस नहीं आने देती फॉर्म, तो इंशाल्लाह आप लोग को भी नहीं आने देगी कभी फॉर्म वापस। तो कहने का मतलब ये है कि इंशाल्लाह सुबह सुबह बरकत के टाइम में अगर हम पढ़ लें तो बेहतर है। क्या ख्याल है बेटा आप सब लोगों का? जी, KPM जी, ठीक है। तो मेरा ख्याल है यार, मैंने इंट्रोडक्शन करवाया नहीं था और ज़रूरत भी नहीं है, पता चल जाएगा टाइम टू टाइम। सही है, सुबह के टाइम सही है। तो जी, मुझे अब आइडिया हो रहा है कि अगर मैं बातें करूं तो सब माशाल्लाह फिट हैं बातें करने में। बेटा टाइम ऑफ सप्लाई प्लीज। आप यहीं पे थे ना? आप लास्ट में जी, मेड अवेलेबल का मतलब तो बताएं यार प्लीज। जी जी, खड़े होकर बता दें, कोई मसला नहीं है, सबको आवाज आ जाए। नहीं पता बेटा, आप बताएं मेड अवेलेबल। जी जी, आप हमने रख दी है उसकी गुड्स, जब तुम्हारा दिल करे आके इसको ले जाओ, ऐसा ही है यार। ये एडवांस मिलने का क्या मतलब है? एडवांस में पेमेंट मिल जाए, तो जब पेमेंट मिल जाए इसका मतलब आपकी सप्लाई हो चुकी, और जब सप्लाई हो चुकी तो आप सेल्स टैक्स भी उस महीने में दे दो, ऐसा। और गुड्स डिलीवर्ड, सिंपली गुड्स डिलीवर कर देना।
अब कोई जी जी, अगर पार्टली पेमेंट आ गई तो पार्टली पेमेंट के ऊपर जितना भी सेल्स टैक्स बनता है वो दे देंगे आप, ये साथ ही दे देंगे। तो इसीलिए बोला कि एडवांस मिल जाना। देखें एडवांस सारा कोई बायर पागल होगा जो आपको सारे का सारा एडवांस दे देगा। जी जी, अगर गुड्स, इसीलिए सेल्स टैक्स मैं इस पे आने लगा था। देखें उन्होंने बोला गुड्स डिलीवर हो गई और पेमेंट नहीं हुई। सेल्स टैक्स अक्रूवल बेसिस पे चलता है या कैश बेसिस पे? तो इसका मतलब है कि सेल हो जाने का मतलब है सेल हो जाना। और हम क्या डेबिट क्या कर लेंगे इसके अगेंस्ट? डेटर को डेबिट कर लेंगे। तो अक्रूवल बेसिस पे चलता है, ये कैश बेसिस पे नहीं चलता। सही है, आगे बात समझ। किसी का कोई और एम्बिग्यूटी, कोई और सवाल? किसकी बेटा? मेड अवेलेबल, मेड अवेलेबल की एग्जांपल दे तो दी इतनी अच्छी। जी बेटा, बायर सप्लाई किसकी है? सप्लाई किसकी है बताएगा प्लीज मुझे, सप्लाई किसकी है? जब ये अरेंजमेंट बनेगा ना, जब ये अरेंजमेंट बनेगा, मेड अवेलेबल वाला अरेंजमेंट जब बनेगा, ये तब होगा जब आपने इन गुड्स से रिलेटेड पैसे ऑलरेडी रिसीव कर लिए होंगे। अब सप्लायर का इसके अंदर कोई नुकसान होता आपको नजर नहीं आ रहा। अब बायर का ही नुकसान है, आगे ले जाए जितना जल्दी हो सकता है। पड़ी अगर खराब हो जाए तो उसका नुकसान है। सप्लायर का इसके अंदर कोई नुकसान नहीं है। और सेल्स टैक्स देगा कौन गवर्नमेंट को? सप्लायर देगा, बायर देगा? सप्लायर देगा ना भाई। पैसे किसने रिसीव किए? तो जिसने सप्लाई की सेल्स टैक्स तो वो देगा। आ रही मेरी बात समझ की? अच्छा, और बताएंगे जी। रेफर लेक्चर नंबर 2। पार्टली पेमेंट में जितना पार्टली पेमेंट के ऊपर बनता है बेटा। एक बात बताएगा, अब एक बात और, इसी के ऊपर एक सवाल आया। आपने गुड्स की वैल्यू सेट की इंक्लूसिव ऑफ टैक्स 1,18,000 रुपए। इस बात का क्या मतलब है आप लोगों की जुबान में कि 18,000 रुपए का टैक्स वो है जो आपने एंड कंज्यूमर से लेके किसको देना है? एफबीआर को। ये 18,000 रुपए आपके तो नहीं है। मुझे बताएं कि अगर मुझे पार्ट पेमेंट मिलती है, सपोज करें मुझे 59,000 मिलता है, तो मेरे क्या शक्ल पे पागल लिखा हुआ है जो मैं 18,000 रुपए 59,000 मिलने के ऊपर दे दूंगा? पैसे लेने किससे थे? लेने बायर से थे पूरे के पूरे, और फिर किसको देने थे? एफबीआर को देने थे। यार मैं पागल तो नहीं हूं कि जो पैसा मिला ही नहीं है वो भी एफबीआर को दे दूं। तो इस बात का मतलब यह हुआ कि अगर आपको पार्ट पेमेंट मिलती है तो पार्ट पेमेंट के ऊपर जितना टैक्स बनता है उसकी बात कर रहा हूं। फिर मैं एग्रीड? प्लीज एग्रीड? सबको समझ आता है? क्योंकि 18,000 कलेक्ट तो कस्टमर से करने थे, कस्टमर नहीं दिए अभी तक, तो क्या करूंगा मैं? सर थम्स अप, ओके प्लीज। यार ऑनलाइन वाले ये जितने भी हैं ना, एक बार कंफर्म कर दें मुझे। यकीन करें मेरी क्लास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कंफ्यूजन के बाद कोई बच्चा चला जाए। आइडिया हो गया होगा आप लोगों को, एक से एक दूसरी चीज़ें निकलती आती हैं। कंफर्म कर दें प्लीज। यस सर, क्लियर? यस सर, गॉट इट, ओके। चलें जी, तो टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, वैल्यू सप्लाई हो गया। अब हमें यह भी पता चल गया कि सेल्स टैक्स, अच्छा वो जो सबसे पहले एक टेबल बनवाया था सेल्स टैक्स का, जरा वो तो रिवाइज करवाएं यार। वो जो बॉक्स बनाया हुआ था, एक रजिस्टर्ड बंदा जब सप्लाई करता है टैक्सेबल गुड्स की तो वो सेल्स टैक्स देता है किसको? और इस पूरी एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? अब आपको यह भी पता चल गया कि वैल्यू सप्लाई क्या होती है। अब आपको यह भी पता चल गया कि रेट क्या होता है। अब आपको यह भी पता चल गया कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है। तो अब क्या काम रह गया हमारा? सेल्स टैक्स को कंप्यूट करना। रेट पता है, वैल्यू सप्लाई पता है, टाइम ऑफ सप्लाई पता है, तो अब सेल्स टैक्स कंप्यूट करने में मसला नहीं होगा। इसीलिए एक छोटी सी न्यूमेरिक एग्जांपल मैंने पहले ही करवा दी थी और आपको होमवर्क में भी दी थी मैंने। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट रिवाइज कराएं जो आपको अभी तक पता चला। अगर आपका कॉमन इनपुट होगा, इनपुट परचेजेस पे आता है, सेल पे आता है? परचेजेस पे आता है। जो आपका कॉमन इनपुट होगा, जो कि जिसकी सप्लाई सब्सिक्वेंटली 2-3 तरीके से हो गई, उसको क्या करेंगे? अपोर्शन करेंगे, अपोर्शनेट करेंगे उसको। अच्छा, अपोर्शन करेंगे। जो इनपुट रिलेट करता होगा टैक्सेबल सप्लाई से, उसको क्या करना है? आउटपुट के साथ लेस कर देंगे।
जो इनपुट परटेन करता होगा जीरो रेटेड से उसका क्या करना है, और जो इनपुट परटेन करता होगा एग्जाम से उसका क्या करना है। वो इनएडमिसिबल क्यों होता है बेटा, क्योंकि गवर्नमेंट को हमने उसके अगेंस्ट किसी किस्म का कोई फायदा नहीं दिया होता। रीजंस पता है चीजों की, चलिए इंशाल्लाह आप लोगों को चीजें याद हो जाएंगी। जी बेटा, अच्छा जी, और मुझे बताएं कि सर्विसेज के केस में कब समझा जाएगा कि सर्विसेज दे दी गई हैं। आसान सी बात है, जब सर्विसेज आपने रेंडर कर दी, जब आपने ऑडिट करना था और आपने ऑडिट कर दिया, जब आपने एक सॉफ्टवेयर बनाना था और आपने बना के दे दिया, इसका मतलब है कि सर्विसेज के केस में जब सर्विस प्रोवाइड की जाए या रेंडर की जाए तब होती है। और हायर परचेज में एट द टाइम ऑफ, सब साथ हैं, सब साथ हैं। अब हमने एक ज़रूरी बात भी समझनी है और लास्ट बात होगी इंशाल्लाह। क्लास कब एंड है? 10:30। ओके, टाइम बहुत है, प्लीज़। ये देखें जी क्या लिखा हुआ है, कहता है कि जब भी आपको पार्ट पेमेंट रिसीव होगी, जब भी आपको पार्ट पेमेंट रिसीव होगी, इसके लिए ना मैं एक छोटा सा काम ये करता हूं कि यहां से आपके लिए न्यूमेरिकल उठा लेता हूं, न्यूमेरिक एग्जांपल्स उठा लेता हूं। रुक जाएं जी, ये रहा सेल्स टैक्स, इसको ओपन कर लें, वापस आए, नीचे 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 आए, नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, वैल्यू सप्लाई हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। अच्छा जी, न्यूमेरिकल एग्जांपल ऑन टाइम ऑफ सप्लाई हो गई, ये उठा लेते हैं जी। सर जी मुझे एक चीज़ बताएगा, सर हायर परचेज इंस्टॉलमेंट होती है जी जी और जैसे एग्रीमेंट हो गया तब सेल्स टैक्स लगेगा। जी, जब एग्रीमेंट हो गया तब आप उसका सेल्स टैक्स भी पे कर देंगे, ठीक है। अब आपके सामने एक चीज़ मैं रख रहा हूं और ये रिलेट करती है किससे, पार्ट पेमेंट से। पहले हम पढ़ लेते हैं कि कहता क्या है वो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ। सिनेरियो ये है कि आपने सप्लाई की, आपने गुड्स दी, या ऐसे समझ लें कि आपको एडवांस मिला, अभी आपने गुड्स नहीं दी, आपने गुड्स नहीं दी, आपको एडवांस पेमेंट मिली। एडवांस पेमेंट मिली है थोड़ी, पार्शल, सारी नहीं मिली। एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह आगे समझने में आसानी होगी। एक महीना, जैसे कि मार्च का महीना था, आपको 50,000 रुपये मिल गए। इस पर्टिकुलर महीने में ना ये जो गुड आपने बेची थी, ये थी एग्जेम्प्ट गुड। ये कौन सी थी? एग्जेम्प्ट गुड थी। बताएं एग्जेम्प्ट गुड की सप्लाई पे क्या सेल्स टैक्स चार्ज होता है? नहीं होता ना। तो लाखों रुपए की चीज़ आपने कितने की बेची होगी? लाख रुपए की चीज़ कितने की बेची होगी? एग्जेम्प्ट गुड है ना यार, लाख रुपए की चीज़ लाख की ही बेची होगी। आपको पार्शियल एडवांस मिला कितना? 50,000 रुपये, आधा समझ लेते हैं, आधा एडवांस मिला। लाख रुपए के अंदर सेल्स टैक्स शामिल था या नहीं था? क्योंकि गुड कौन सी थी? मंथ कौन सा चल रहा है ये? एग्रीड। अच्छा, इस बात का मतलब है कि जो आपको 50,000 रुपये मिला, आपने रिसीव कर लिया, इसके ऊपर टैक्स आपने साथ में रिसीव नहीं किया क्योंकि गुड एग्जेम्प्ट थी। यहां तक सब साथ हैं, मेरे सब साथ हैं। हुआ ये कि मार्च के बाद कौन सा आया? अप्रैल। अप्रैल में गवर्नमेंट ने सेम गुड को क्या कर दिया? टैक्सेबल की कैटेगरी में डाल दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास पावर थी, उसके पास पावर है ना, वो चाहे तो गुड्स को उठा के टैक्सेबल कर दे, चाहे तो उसको एग्जेम्प्ट कर दे। इसकी पावर या इसकी डिस्क्रिशन किसके पास है? एग्जाम्पल आ रही है समझ? अब बात सुनिएगा, आधा एडवांस रहता है लेने वाला, आधा एडवांस रहता है या पैसे रहते हैं आधे, और गुड अब क्या हो चुकी है? टैक्सेबल हो चुकी है। विच मीन्स कि अब इसके ऊपर टैक्स लेके जमा करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट को। हाँ ना, गुड टैक्सेबल हो चुकी है। अप्रैल की बात कर रहा हूं, मार्च तो हम गुजार चुके। मार्च में 50,000 रुपए आए थे, गवर्नमेंट के साथ हमने कोई बात नहीं की क्योंकि गुड एग्जेम्प्ट थी, टैक्स देना ही नहीं था।
लेकिन अब आ गया है अप्रैल, और अप्रैल में गवर्नमेंट ने इस गुड की कैटेगरी को चेंज किया, एग्जेम्प्ट से उठा के कहां पे डाल दिया, टैक्सेबल गुड का तो मतलब ये होता है ना कि यार इसके ऊपर टैक्स लो और दो, टैक्स कलेक्ट करो और किसको दो, गवर्नमेंट को। अब बात ये है कि जो मैंने पहले इनवॉइस की हुई थी ना अपने कस्टमर को, उस इनवॉइस के अंदर सेल्स टैक्स शामिल। अब मुझे पता चल गया कि यार एफबीआर ने ये काम कर दिया कि अब मुझे सेल्स टैक्स भी चार्ज करना पड़ेगा ना, क्योंकि कलेक्ट करना है और देना है गवर्नमेंट को। तो ये सिनेरियो सारा समझ आया। अब जरा इस बात को पढ़िएगा। कहता है कि प्रोवाइडेड दैट क्लॉज ए, बी और क्लॉज सी, ऊपर जो 3 क्लॉजेज हैं, कहता है इनसे रिलेटेड अगर आपको एनी पार्ट पेमेंट रिसीव होती है फॉर अ सप्लाई इन अ टैक्स पीरियड, कहता है कि इट शैल बी अकाउंटेड फॉर इन द रिटर्न फॉर द टैक्स पीरियड। पार्ट पेमेंट मिल गई तो जिस टेन्योर में मिली, जिस महीने में मिली, उस महीने में कंसिडर हो जाएगी। इट शैल बी अकाउंटेड फॉर इन द रिटर्न फॉर दैट टैक्स पीरियड। यहां तक तो बात समझ आती है, नॉर्मल बात है। क्या मैंने यही बोला था बेटा एंड पे, जो आपने टैक्स है वो कस्टमर से लेना है, लेकिन अगर पार्ट पेमेंट आपको मिल गई तो पार्ट पेमेंट के ऊपर जो टैक्स होगा वो आप दे देंगे। यही बोला था सबसे पहले। दूसरी चीज, इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई, जिसके लिए मैंने इतनी बड़ी मिसाल बनाई है, मार्च वाली और फिर अप्रैल वाली, सब जहन में है ना। कहता है कि अगर आपको पार्ट पेमेंट मिली है, पार्ट पेमेंट इज रिसीव्ड फॉर अ सप्लाई, जो सप्लाई क्या थी, इट शैल बी अकाउंटेड फॉर इन द रिटर्न, किस रिटर्न के अंदर, इन द रिटर्न फॉर द टैक्स पीरियड। ये उस टैक्स पीरियड में जाके कंसिडर की जाएगी जब उसकी एग्जेम्पशन को क्या कर दिया जाएगा, विड्रॉ कर दिया जाएगा। एग्जेम्पशन विड्रॉ होने का मतलब क्या है कि गुड अब क्या हो चुकी है, आइए बात समझ, कस्टमर से अब हम टैक्स लेंगे और किसको देंगे, गवर्नमेंट को देंगे। अब हम जो पैसे रिमेनिंग लेने हैं वो अब टैक्स को इंक्लूड करके लेंगे। अब रिमेनिंग 50,000 नहीं लेना, आप कितना लेना है उसे, 1 लाख, सॉरी कितना, 59 कैसे, 59 कैसे, अरे भाई 1 लाख रुपए की सप्लाई थी, 18,000 रुपए टैक्स बनता है उसके ऊपर, तो कितना लेंगे, 18 + 50, 68,000 उससे मजीद लेंगे हम, पूरे के ऊपर लेंगे, क्योंकि सप्लाई तो एक है ना, हाँ अगर 2 हिस्सों में पेमेंट आई थी तो इससे मेरा क्या गर्ज है। टैक्स वाले ने क्लियर कर दिया, अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया, आप देख रहे होंगे अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया उसने बोला कि अगर तुम एनी पार्ट पेमेंट रिसीव करते हो फॉर आ सप्लाई, जो सप्लाई पहले एग्जेम्प्ट थी, कहता है कि उसको अकाउंट फॉर तुमने तब करना है जब वो क्या हो जाएगी, अब यहां तक तो बातें सुनने में अच्छी लग रही हैं, लेकिन इसको न्यूमेरिकली देखना जरूरी है। ऐसा तो उसके लिए मैंने क्या निकाला आपके लिए, सर ये आपके सामने न्यूमेरिक एग्जांपल है। सबसे पहले तो आप ये देखें, यहां तक प्लीज इसको रीड कर लें एक बार। ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना, सॉरी यार मैं इसके कलर्स हटा नहीं सकता, बहुत ज़्यादा हैं, फिर भी कोशिश करता हूं मैं। चलें सर, वो कह क्या रहा है आपसे, कहता है कि टैक्सेबल गुड थी। सबसे पहले प्लीज़ साथ साथ रहिएगा मेरे यार, दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूं। टैक्सेबल गुड थी, नज़र आ रही है सबको नज़र आ रही है, ऑनलाइन वाले हज़रात प्लीज़ 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 प्लीज़, गुलाम हैदर अभी समझ आ जाएगा, ठीक है। टैक्सेबल गुड थी आपके पास, स्टार्ट से चल रहा हूं। कंप्लीट एडवांस रिसीव हो गया है 1 जुलाई पे, कंप्लीट एडवांस रिसीव हो गया, लाख की चीज थी, लाख रुपया ही मिल गया, और गुड कौन सी थी, टैक्सेबल थी। एक एक सिनेरियो बनाऊंगा, पहले टैक्सेबल का लाऊंगा, फिर एग्जेम्प्ट का लाऊंगा, नजर आ रहा है, फिर उसके बाद देखूंगा कि एग्जेम्पशन विड्रॉ कैसे हुई है, एक एक करके चलूंगा, एक एक करके, प्लीज साथ साथ रहिएगा, समझ आ जाएगी आपको। कर सकता हूं ना स्टार्ट, ओके। कंप्लीट एडवांस आपको कब मिल गया, जुलाई के महीने में। तो बताएं टाइम ऑफ सप्लाई में आपने क्या पढ़ा था कि जब आपको एडवांस मिल जाए तो क्या हो जाती है, सप्लाई हो जाती है। तो अभी और गुड कौन सी है, विच मींस कि जब इनवॉइस की होगी तो टैक्स लगा के इनवॉइस की होगी, ऐसा है। तो अब क्या इसको जुलाई के महीने में अकाउंट फॉर होना चाहिए,
जुलाई में एडवांस मिला है तो जुलाई में अकाउंट फॉर होना चाहिए ना यार। 2 लाख रुपए आपको मिले हैं फुल एंड फाइनल, ऐसा है। ये जो फुल एंड फाइनल है ये वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको? इंक्लूसिव ऑफ। और अगर मैं कहता कि ये फुल एंड फाइनल नहीं है, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई है, तो इसका मतलब है कि टैक्स इसके ऊपर लगता। तो ये 2,100,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है या 118 को रिप्रेजेंट कर रहा है? 118 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम ग्रॉस डाउन कर सकते हैं? ग्रॉस डाउन करना आता है आप लोगों को? करके दिखाएं जरा, क्या आंसर आ रहा है? मैं भी कंप्यूट करता हूं अपने पास, करके बताएं जी। 2 लाख रुपए अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ये ग्रॉस वैल्यू है, तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है ग्रॉस डाउन करके? 169,491। ठीक है, चलें, ठीक है। इनके पास भी मेरे ख्याल यही आ रहा होगा, ऑनलाइन वालों के पास। ठीक है बेटा, 164 डन है। सब साथ है मेरा? अच्छा जी, यहां तक तो सबको पता चल गया कि सर ये 118 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि किसको? 100 को, क्योंकि ये फुल एंड फाइनल अमाउंट थी जो कि इनवॉइस के ऊपर इम्बॉस हुई हुई थी, छपी हुई थी। अच्छा बताएं जी, सेल्स टैक्स किस महीने में चार्ज होना चाहिए? और कह रहे कि डिलीवरी इसकी हम करेंगे अगस्त में। यार जब डिलीवरी अगस्त में करेंगे तो इसका मतलब सप्लाई भी अगस्त की है ना, ये है ना? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने आपको क्या रूल पढ़ाया था? स्टार्ट से, अर्लियर ऑफ, अर्लियर ऑफ, स्टार्ट से जो तरीकाकार है उस तरह से अर्लियर ऑफ चलेंगे। अब लाएंगे 3 चीजें, या तो गुड्स डिलीवर कर दी जाए, या तो उससे रिलेटेड एडवांस मिल जाए, या फिर वो गुड्स मेड अवेलेबल कर दी जाए। मुझे बताएं अर्लियर ऑफ क्या हुआ उन तीनों में से? एडवांस रिसीव हो गया, तो जिस महीने में एडवांस रिसीव हुआ उस महीने में क्या करेंगे? सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे। तो बताएं जुलाई में होना चाहिए अगस्त में होना चाहिए? जुलाई में। सेल्स टैक्स टू बी चार्ज ऑन विच अमाउंट और इन विच मंथ? जुलाई के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होना चाहिए, जुलाई के महीने में चार्ज होना चाहिए। और वो जो आपने वैल्यू निकाली थी वो कितनी थी? 164, 169। जरा 164, 169 के ऊपर 18% तो कंप्यूट करें यार। 30,000। बात आ रही है समझ? या तो आप 2 लाख को 118 इंटू 100 करके पहले वैल्यू सप्लाई निकालें, फिर आप उसके ऊपर टैक्स लगा दें। 2 तरीकाकार हैं। 1 मिनट, ज़्यादा हो रहा है मेरे ख्याल आप लोगों के लिए, शायद बेसिक मैथ्स आती है आप लोगों को। बताएं जी, मुझे बताएं इज इक्वल टू 118, इसकी 100 की वैल्यू भी बता दें और इसकी 18 की वैल्यू भी बता दें प्लीज़ यार। 30,000, और अगर 100 की निकालनी है तो 169,491। 169,491 पक्की बात है? 492,491 ठीक है। तो मेरी बात आ रही है समझ? तो क्या आप लोग निकाल सकते हैं? तो फिर यहां पे आप लोगों ने गलत निकलवाई है मुझे। 164, ओके 169 नहीं है, 169,491। अब बात आई है कुछ समझ? तो वैल्यू जिसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होना है, विच मींस के वैल्यू ऑफ सप्लाई वो कितनी है? 169,491। और अगर मैं बोलूं किस महीने में होना है तो वो कौन सा? जुलाई या अगस्त? एग्जाम्पल आ गई समझ? एग्जाम्पल आ गई समझ? पेपर में इसी तरह आएगी और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि किस महीने में जाना है। नींद आ रही है आपको थोड़ी सी? अच्छा ठीक है, चलो। इससे मैं भी नहीं सोता कभी कभी, लेकिन चलो। अब बात सुनिएगा दोबारा से, एक और एग्जांपल। अब आपको पूरा का पूरा एडवांस नहीं मिल रहा, बल्कि कितना मिल रहा है? पार्शियल एडवांस मिल रहा है। कहता है कि पार्शियल एडवांस आपको मिल गया किस महीने में? 1 जुलाई 2025 में लाख रुपए का एडवांस आपको मिल गया। और गुड कौन सी है? अभी सिनेरियो टैक्सेबल गुड्स का ही चल रहा है। अरे यार ये तो बहुत ही लाल पीला हो गया। चलें चलें प्लीज, टैक्सेबल गुड्स की ही एग्जांपल चल रही है, सब साथ हैं मेरे। ये मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से अच्छी सी प्यारी सी प्रेजेंटेशन में भेज दूंगा, परेशान नहीं होइएगा ठीक है। मेरी बात को सुन लें, मेरे साथ समझ लें। ये नोट्स भी अपलोड कर दूंगा, देख के छाप लिएगा, चीटिंग कर लिएगा मेरी। क्या नाम है आपका?
अव्वल, अव्वल अच्छा नाम है यार, पहली बार सुना है मैंने। पार्शियल एडवांस आपका अव्वल, मेरा आखिर, इंशाल्लाह भी क्लास एंड करते हैं। तो पार्शियल एडवांस मिला है 1 लाख रुपए का। अब मुझे बताएं, एक रूल बताया था कि टैक्स आप किससे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देते हैं? कस्टमर से। तो जो टैक्स मुझे मिला ही नहीं है वो टैक्स मैं किस तरह से गवर्नमेंट को दे सकता हूं? अपनी जेब से थोड़ी दूंगा, नहीं दूंगा ना अपनी जेब से, लॉजिकल बात कर रहा हूं, थोड़ा अपने इंटरेस्ट को भी तो प्रोटेक्ट करूंगा। अच्छा, कहते हैं कि डिलीवरी की जाएगी चीजों की अगस्त में, ऐसा है, और टोटल वैल्यू वही 2 लाख रुपए। ये 2 लाख इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव? इंक्लूसिव, क्योंकि गुड्स कौन सी हैं? टैक्सेबल हैं। इसका मतलब आपने जब 2 लाख रुपए की इनवॉइस की होगी तो टैक्स लगा के की होगी। ये मेरे वर्ड जरूरी हैं यार, ये 2 लाख की जब इनवॉइस की होगी तो टैक्स लगा के की होगी, ऐसा है बेटा। मैं सबकी तरफ इसलिए देख रहा होता हूँ कि पता चल जाए, मुझे आउटपुट मिलता रहे साथ साथ। ऐसा ना हो कि सुमुन बुकमुन हो जाए, मैं पढ़ा के चला जाऊँ और पता ही ना चले हो क्या गया यहाँ पे, ठीक है प्लीज़ यार। और एंड पे इसीलिए मैंने थ्योरी कम कर दी ताकि न्यूमेरिकल्स आप देख के थोड़ा से खुश हो जाएं। अच्छा जी प्लीज़, सेल्स टैक्स टू बी चार्ज ऑन विच अमाउंट, और किस महीने के अंदर, बताएं जी प्लीज़। सेल्स टैक्स किस अमाउंट पे चार्ज होगा? 1 लाख के ऊपर चार्ज होगा। और 1 लाख जो जिसके ऊपर आप चार्ज करेंगे, जो पैसा आपको मिला, वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है या एक्सक्लूसिव? क्योंकि गुड कौन सी है? तो 1 लाख के ऊपर जरा 18% मुझे बताएंगे कितना बनता है? ग्रॉस डाउन करके बताएं इसको जरा। 15,254। क्या बेटा आप सबका ये आ रहा है? प्लीज यार कैलकुलेटर निकाल लें, थोड़ा सा डेप्रिशिएट कर दें इनको जरा, इनके ऊपर टच करके प्लीज, के बटनों को दबाएं जरा थोड़ा सा। बेटा प्लीज निकालें इसको, कंप्यूट करें। और वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी बन रही है? 84,000। यार ऑनलाइन वाले आप लोग की चैट ओपन है मेरे पास यार, प्लीज क्या कर रहे हैं यार आप लोग? 84,745 ठीक है, ये चैट ओपन है मेरे पास, ठीक है। अब आप लोगों ने जवाब देते रहना है, ठीक है, एग्रीड, ओके। और किस महीने के अंदर? जब एडवांस मिल गया तो यार जुलाई का। यार चीटिंग करके बता रहे हैं आप लोग, या मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया? या आप देखते क्या आंसर्स बता रहे हैं, या पता चल गया आपको? तो भाई जब एडवांस मिला उस जुलाई के महीने के अंदर, और कितना देना है आपने? 15,254 रुपए का, ठीक है जी। चले यहां तक सब साथ है मेरे ख्याल में। टैक्सेबल गुड्स का सिनेरियो समझ आ गया। अभी हमने एक बेसिक बात की है टैक्सेबल गुड्स की, समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप लोग एक बार खुद से देखेंगे जाके तो चीजें आसान हो जाएंगी समझने के बाद। अब बात करते हैं एग्जेम्प्ट गुड्स की। मुझे एक बात बताएं, मैं आपको बोलूं गुड्स हैं एग्जेम्प्ट, वैल्यू ऑफ इनवॉइस है कितनी? 2 लाख रुपए। मेरे भाई आप मुझे बताएं, आपसे पीछे वाले आप मुझे बताएं कि 2 लाख रुपए का मतलब 118 होगा या 100 होगा? फिर से सोच के बताएं। गुड्स हैं एग्जेम्प्ट, गुड्स हैं एग्जेम्प्ट, 2 लाख का मतलब 118 होगा या 100 होगा? आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? आप बेटा, आप बेटा सब 100 कह रहे हैं, क्योंकि गुड कौन सी है? इसके अंदर टैक्स इंक्लूड होगा या नहीं होगा? इसका मतलब सबको समझ आ गया है, बिल्कुल बेटा 100 होगा। ये बाकी सब की शक्लों पे लानत है जिन्होंने जवाब नहीं दिया। अच्छा तो भाई ये तो 100 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। अभी भी जो जवाब दे दे वापस ले लूंगा, रिवर्ट हो जाऊंगा मैं अपनी बातों से, रुजू कर लेंगे, ठीक है। तो बताएं जी, सेल्स टैक्स चार्ज होना है या नहीं होना? नहीं होना, सेल्स टैक्स तो चार्ज ही नहीं होना। गुड कौन सी है? तो टैक्स भी नहीं होगा, ऐसा है। हाँ लेकिन सप्लाई किस महीने में हुई है? सप्लाई तो यार सारी गुड्स की होती है ना। सप्लाई एग्जेम्प्ट होगी तो सप्लाई तो होगी, टैक्सेबल होगी सप्लाई तो होगी, जीरो रेट होगी सप्लाई तो होगी ना। टैक्स होना ना होना अलग बात है, वो तो डिपेंड करता है रेट के ऊपर, लेकिन सप्लाई तो है ना यार। तो सप्लाई किस महीने के अंदर? क्योंकि जुलाई में क्या रिसीव हो गया था? कंप्लीट एडवांस रिसीव हो गया था। ये भी समझ आ गया सबको? प्लीज यार सब साथ हैं, चलें जी। आप सबने जवाब दे दिया जी मेरे प्यारे भाई। कहाँ पे बेटा? हाँ क्या नजर आ रहा है बेटा, बता।
अरे ये तो 100 को, ओहो ओहो प्लीज यार, ओहो प्लीज, ये 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओहो मेरे प्यारे भाई, ओहो आई एम वेरी सॉरी यार, मैं आपको समझा नहीं पाया, आई एम वेरी सॉरी। तो ये 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो चलें अब आगे आ जाएं। अब आते हैं एग्जेम्पशन विदड्रॉन, जो ये बात उसने की हुई थी, ये है बड़ी खतरनाक बात। पहले तो रिवाइज करा दें, वो जो मार्च और अप्रैल वाली एग्जांपल बताई थी मैंने, कि आपके पास दो टाइमलाइंस के अंदर पैसे आपको रिसीव हुए थे। मार्च का महीना इन्वॉल्व था, अप्रैल का था। मार्च के महीने में हुआ ये था कि वो सप्लाई एग्जेम्प्ट थी, और अप्रैल के अंदर गवर्नमेंट ने उसको क्या करवा दिया था, टैक्सेबल। तो भाई गवर्नमेंट ने साथ में ये भी बता दिया कि इस तरह के सिनेरियो के अंदर सप्लाई तुम तब कंसिडर करना जब वो चीज क्या हो जाएगी, विच मीन्स कि जब मैंने एग्जेम्पशंस को विड्रॉ कर दिया। इससे फायदा किसको होता, क्योंकि टैक्स जाता है गवर्नमेंट के पास। अगर मैं एग्जेम्प्ट वाले टाइम के अंदर सप्लाई कर चुका होता तो गवर्नमेंट को 1 टका नहीं जाता, और अगर मैं टैक्सेबल वाले पीरियड में आके अकाउंट फॉर करूं तो इस केस में गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है। आ रही बात समझ। तो ये तो मैंने आपको रिवाइज कराया। अब आए इसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल के ऊपर। देखने में तो लगा था सर अर्लियर ऑफ होगा, बड़ा आसान है, जल्दी जल्दी कर लेंगे, अर्लियर ऑफ जो पहले बताया होगा वो कर लेंगे ऐसा, लेकिन चीज़ों को इस तरह से हम फिर चलें जी। अरे भाई प्लीज़ चलें सर, कोई बस नहीं। नाश्ता किया आपने? मैंने नाश्ता नहीं किया, फिर भी पता है मुझे। चलें खैर है, सॉरी यार। एग्जेम्पशन विदड्रॉन का केस आ गया है। बेटा आप टैक्स नहीं पढ़ती, टैक्स नहीं पढ़ रही आप? तो क्लास में इतना लेट, क्लास में इतनी लेट आई आप? बेटा क्लास में इतनी लेट आई हैं आप? ओके ओके ओके, अच्छा जी। तो पार्शियल एडवांस मिला है, और जिस महीने में पार्शियल एडवांस मिला है उस महीने में क्या थे, गुड। यही एग्जांपल बताई ना मैंने आपको। कहता है कि पार्शियल एडवांस मिला कितना, 1 लाख रुपए का। अब मुझे बताएगा, जो मैं पूछूंगा मुझे वो चीज एज इट इज बतानी है आपने। कहता है कि तब गुड्स क्या थी, एग्जेम्प्ट थी। ये लाख रुपए 118 को रिप्रेजेंट कर रहा है या 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्यों? अभी तो एक पीरियड, स्पेसिफिक पीरियड की बात कर रहे हैं। यहां तो ये 1 लाख जो है वो 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि गुड्स क्या है अभी एग्जाम्प्ट का मतलब है आपने सेल टैक्स नहीं लगाया होगा। ओके, सब साथ हैं, सब साथ हैं। कहता है कि डिलीवरी करनी है इन चीजों की कब, अगस्त में, और उस वक्त गुड्स क्या हो जाएंगी, व्हेन दीज गुड्स आर टैक्सेबल। आ रही है बात समझ? जुलाई के अंदर मैंने मार्च और अप्रैल को लिया था, तो जुलाई और अगस्त कर दूंगा, क्या कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा? नहीं। जुलाई में एग्जाम्प्ट थी, 1 लाख रुपए मिला, ठीक है 1 लाख रुपए ले लिया, कोई टैक्स नहीं। अब आते हैं अगस्त में, जब वो गुड्स क्या हो गई हैं, टैक्सेबल हो गई हैं। अब मुझे बताएं, आपको प्रोविजन क्या पढ़ाई थी मैंने, प्रोविजन क्या पढ़ाई थी मैंने, कि इसको अकाउंट फॉर कब करना है आपने, जब वो चीजें टैक्सेबल हो जाएं, या जब उसकी एग्जेम्पशंस को विड्रॉ कर दिया जाए। तो अब इस केस में आंसर तो बताएं यार मुझे। कहते हैं कि रिमेनिंग पेमेंट जो है ना वो भी उसी टाइम पे कर दी जाएगी, अगस्त में कर दी जाएगी। नहीं, देखते हैं अभी कितनी पे होगा प्लीज। इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूं, वैसे डिस्कशन करते करते इसका जवाब मैं दे चुका हूं पहले, आपको पता है। सेल्स टैक्स टू बी चार्ज ऑन विच अमाउंट, और किस महीने के अंदर। आ रही बात समझ भाई? सेल्स टैक्स चार्ज होगा अब पूरी अमाउंट के ऊपर, क्योंकि सप्लाई एक है, सप्लाई एक है, पेमेंट इधर उधर आ गई तो मैं क्या करूं। फाइनल पेमेंट जब आई है तब तो वो गुड क्या हो चुकी है, टैक्सेबल। तो जब गुड टैक्सेबल हो चुकी है तो अब आपको पूरी की पूरी वैल्यू के ऊपर टैक्स लेना है। आ रही बात समझ? क्या सब साथ है मेरे यार? ये 2 लाख रुपए के ऊपर क्यों लिया हमने, समझ आ गया सबको? क्योंकि सप्लाई एक है ना यार, सप्लाई एक है ना। क्या आप 2 टुकड़ों में पेमेंट आने से सप्लाई डिफरेंट हो जाएगी, 2 सप्लाईज हो जाएंगी? इसका जवाब मैं पहले डिस्कशन करते हुए दे चुका था, क्योंकि मुझे पता था आगे आना है। चलें कोई मसला नहीं, किसी और को तो सेम इशू नहीं आया कि क्यों 2 लाख रुपए के ऊपर आपने टैक्स लिया। बेटा अभी भी कंफ्यूजन है ना थोड़ी सी, अभी भी कंफ्यूजन है ना थोड़ी सी? बेटा बता दें, यस यस बोल दें ताकि मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। यस, तो मेरी बात को गौर से सुने। आपने जब जुलाई में सप्लाई की तो गुड्स क्या थी, एग्जेम्प्ट थी। एग्जेम्प्ट का मतलब है आप टैक्स नहीं लगाते यार, एग्जेम्प्ट का मतलब है आप टैक्स नहीं लगाते।
लेकिन हुआ ये कि गवर्नमेंट ने आपको एक प्रोविजन दी। आपकी किताब के अंदर क्या लिखा हुआ था, बोला कि जब आपको किसी ऐसी गुड के अगेंस्ट पेमेंट मिले कि आधी पेमेंट मिले जब वो चीज़ एग्जेम्प्ट थी और आधी पेमेंट मिले जब वो चीज़ टैक्सेबल थी, तो आप उसको तब अकाउंट फॉर करना जब वो क्या हो जाए, टैक्सेबल, क्योंकि इसमें किसका फायदा है, गवर्नमेंट का। आ रही बात समझ? मुझे बताएं कि जब उसको अकाउंट फॉर करने जाएंगे, सपोज करें मैं अगस्त के महीने में आ गया, तो जब गवर्नमेंट मुझसे पूछेगी हाँ भाई बताओ कितने की सप्लाई, तो मैं क्या बोलूंगा कि मैंने अगस्त के अंदर 1 लाख की सप्लाई की है, पूरी सप्लाई की वैल्यू 2 लाख है। तो बोलेगी लाओ पूरी सप्लाई के ऊपर टैक्स दो मुझे। अब मैं बोलूंगा नहीं यार ऐसे तो नहीं है, पिछले महीने के अंदर एग्जेम्प्ट थी तो मैंने आधी चला दी थी। बोलेगा ऐसे नहीं होता, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है जैसा मैंने किया हुआ है कि पूरी सप्लाई के ऊपर मैं क्या लूंगा, टैक्स लूंगा। बेटा फायदा किसका है इसमें? वरना जिस तरीके से आप कह रही हैं मुझे, आप मुझे बेटा ये कह रहे हैं कि आप ऐसे करते सर 1 लाख रुपए के ऊपर तो एग्जेम्प्ट था ना, तो 0, और बाकी का जो 1 लाख बचा ना इसके ऊपर आप 18 लगा देते, क्योंकि अभी तो यही मिलना था। मैं आपको कह रहा हूं ये तो है पेमेंट की बाइफर्केशन। यार सप्लाई तो ओवरऑल एक ही है ना, एक सप्लाई है, उसी सप्लाई के पैसे 2 हिस्सों में बट के आ रहे हैं, लेकिन सप्लाई अब क्या हो चुकी है, एग्जेम्प्ट से टैक्सेबल हो चुकी है। तो जब सप्लाई टैक्सेबल हो चुकी है तो इसका मतलब है कि टैक्स लेना अब आपकी जिम्मेदारी है और पूरी की पूरी वैल्यू पे लेना आपकी जिम्मेदारी है। कहानी आई है समझ? एक मिनट ऑनलाइन वालों से पूछने दें यार। तो अच्छा अब एक बात बताएं, महीना कौन सा होगा सप्लाई का? क्यों? अकाउंट फॉर इन दी मंथ, किस महीने में? जब उसकी एग्जेम्पशंस को विड्रॉ किया जाए। तो जब मैं सप्लाई को अकाउंट फॉर ही अगस्त में कर रहा हूं, जिस महीने में वो सप्लाई टैक्सेबल है, तो बताएं पूरी की पूरी अमाउंट पर टैक्स लेना चाहिए ना। हाँ, अब जब अगले महीने में पैसे देने आएगा मैं बोलूंगा मैं तुमसे 1 लाख नहीं लूंगा, बल्कि कितने लूंगा, 1,36,000 रुपए लूंगा तुमसे, क्योंकि अब ये चीज टैक्सेबल हो चुकी है। तुम्हें चाहिए ये था कि तुम जब एग्जेम्प्ट थी ना तभी सारे पैसे दे जाते, लेकिन तुमने क्योंकि पेमेंट में डिले किया है, अब तुम ये वाले पैसे भी दो। अगर वो सारे के सारे पैसे उसी वक्त दे जाता जब वो चीज एग्जेम्प्ट थी, तो कौन से वाले सिनेरियो में फॉल करती? तो क्या इस वाले सिनेरियो में फॉल कर जाती? क्या उसको कोई टैक्स एडिशनल ना देना पड़ता? लेकिन क्योंकि उसके अंदर मस्ती थी, उसने उसकी इंस्टॉलमेंट्स करवाई, तो अब वो इसका नतीजा भी खुद भुगतेगा। आ रही बात समझ? यार यहां तक अगर सब साथ है तो मुझे बता दें। जी मेरे भाई। नहीं, अगर पहले टैक्सेबल था तो पहले टैक्स करवा दिया। अगर पहले टैक्सेबल होता तो क्या उस महीने के अंदर मैं टैक्स लेना चुका होता? तो मसला आता ही ना। नहीं, दूसरे हाफ देखें तो उसने क्या आपको रूल क्या दिया कि उस महीने में लेके जाओ जिस महीने में क्या होती है, वो टैक्सेबल होती है। तो अकाउंट फॉर किस महीने में करूंगा फिर मैं? पहले में कर लूंगा। उसने महीने आपको स्पेसिफाई नहीं किया कि बाद वाला या पहले वाला, क्या बोला है कि उस पीरियड में जब वो क्या थी, टैक्सेबल थी। सब साथ हैं, एक एक करके पूछते हैं बेटा। ओके बेटा प्लीज, बेटा प्लीज, बेटा जब तक आप आई हैं बैठी हैं समझ आई चीज़ें, बेटा प्लीज ओके। आपके ऊपर आता हूँ, रुके आगे बताएं मुझे प्लीज, कंफर्म करें। हाँ जी आप बोलें आप। हाँ टैक्स तो देखें, जब मैंने उसको टैक्सेबल के केस में जब इनवॉइस की होगी तो कितने की इनवॉइस की होगी? 2 लाख की होगी, 2,36,000 की होगी। सोचें अब, सही है? उसको पूरी की पूरी इनवॉइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स ही गई होगी तो उस वक्त। जी ऑनलाइन वाले हज़रात, सरफराज, ये उसी को तो एक्सप्लेन किया है मैंने। इनिशियली एग्जेम्प्ट थी, ये देखें प्लीज, जुलाई के अंदर एग्जेम्प्ट थी और अगस्त के अंदर वो टैक्सेबल होगी। तो इनिशियली एग्जेम्प्ट थी, बाद में टैक्सेबल, ठीक है। और अब्दुल अहद, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया इन बच्चों को, सेम आपका सवाल है। यस सर, क्लियर। नहीं ताहिरा बेटा, पार्शियल अमाउंट नहीं, इसका भी जवाब दे चुका हूं, क्योंकि पूरी अमाउंट, क्योंकि अब सप्लाई क्या हो चुकी है, टैक्सेबल हो चुकी है। सप्लाई एक है तो पूरी के ऊपर टैक्स आएगा, ठीक है। अच्छा जी, आगे समझ इनको भी। सर वो अर्लियर वाला पॉइंट तो गया, ये एक्सेप्शन बन गया। बिल्कुल बेटा, क्या उसने यहां पे यही बोला था प्रोवाइडेड का क्या मतलब होता है कि हाँ ऊपर मैं जो बातें करके आ गया हूं वो ठीक है, प्रोवाइडेड मतलब अब इसकी एक्सेप्शन भी सुन लो,
ठीक है बेटा, आपने बिल्कुल सही पकड़ा बख्ती, बेहतरीन, ठीक है, ओके डन। सब साथ हैं, सब साथ हैं, सब साथ हैं। क्या अभी अगर मैं घर जाके आपको, मतलब आप लोग घर जाएंगे, मैं तो ऑफिस जाऊंगा, ऑफिस जाके मैं आपको अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई एक छोटा सा न्यूमेरिकल बना के दे दूँ तो कर लेंगे? ये जितनी शक्लें बैठी हुई हैं सारी कर लेंगी? चलें फिर आप ऐसे करिएगा, कल मुझे ना एक पेज के ऊपर सॉल्व करके यहाँ पर रख दिएगा, ठीक है? तो जितने भी आप लोग बैठे हैं, चलें सर मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। ये भी बंद हो गया, अल्लाह हाफिज़।